बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और हालात वही हैं, अदलिया की और इंतज़ामिया की महाजराई है। गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेशन उसने शुरू कर दिए हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो है उस पर कोई बुलडोज़र वगैरह फेर दिया गया है। हमाद अज़हर साहब आए और इस्लामाबाद में नमूदार हुए और फिर वो गायब हो गए, पेशावर पहुंच गए बल्कि। तो कुछ मामलात अजीबो-गरीब किस्म के हैं। 30 मई को इमरान खान साहब का ऐलान है कि उनका मैच होगा। असल मौजू जो है वो है कि जुडिशरी, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी अच्छा खासा बोले हैं, ये सब कुछ चल क्या रहा है, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज सईद चोई साहब ने खुसूसी शफ़क़त फरमाई है, हमारे साथ मेहमान हुए हैं। मेहमान क्या यहीं के हैं? यहीं के हैं, बिल्कुल नवाजिश की है जी। हाँ, लेकिन उनको ट्रीटमेंट हम मेहमानों वाली देते हैं। हमारे बड़े हैं तो उस तरह उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं। कदम रंजा फरमाया, कदम रंजा फरमाया। सर ये जुडिशरी और जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, हुकूमत कह लें, ये क्या मामला है और आपको क्या लगता है कि ये बात जाके रुकेगी कहाँ पे? तुमने हर खेत में इंसानों के सर बोए हैं, अब ज़मीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा? इमरान प्रोजेक्ट इमरान में हमने पाकिस्तान की रियासती और शहरी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा छोड़ा तो नहीं। एकेडमिया से लेके सहाफ़त तक, जुडिशरी से लेके ब्यूरोक्रेसी तक, जहाँ ये काश्तकारी नहीं की गई, अब उसके नताइज सामने आ रहे हैं। जैसे मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि कुछ हिस्से रियासती आइनी वो मुतज़ब्ज़ब हैं प्रोजेक्ट इमरान को लपेटने में, और उन हिस्सों पे अगर काबू नहीं पाया जा रहा तो इसका मतलब ये है कि काबू पाने वालों में से भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जिनकी हमदर्दियाँ कहीं और हों। सही। सो ये आपको याद होगा मैंने अर्ज़ की थी कि ये फ्रेगमेंटेशन है। पहले सोसाइटी में होती है, सोसाइटी से जो है वो सारी गवर्नमेंट और रियासत जन्म लेती है ना, वो कोई खला से तो नहीं आते, इस सैयारे से तो नहीं आते कि मामला कहाँ जाएगा। मुझे इसके आसार कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि और हमारी मुश्किल ये है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हुए हम किसी एक फ्रीक की हमायत नहीं कर सकते, क्योंकि गलतियाँ तो दोनों तरफ हैं, गलतियाँ तो दोनों तरफ हैं। अब बताया जाए कि ये जो शायर अहमद फरहाद है, क्या ये बलोच सेपरेटिस्ट है? सही। आपको याद है वो हमें भाई अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आला थे, अब पता नहीं सेनेटर, अब सेनेटर हैं, वज़ीर आज़म थे, निगरान वज़ीर आज़म थे, वो मिसिंग पर्सन के केस को बलोच सेपरेटिस्टों वाले चटाई में लपेट के पेश फरमाते थे। ये अहमद फरहाद जो है ये कौन सा सेपरेटिस्ट है? सीधी बात यह है कि जब हम एक बुरी रवायत कायम कर देते हैं और उस पर जवाबदही का सिस्टम जो है मौजूद नहीं। अभी वो मैं देख रहा था कियानी साहब वाला जो तहरीर हुक्मनामा है, कियानी साहब ही का है ना? जी जी। तो उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि जवाबदही का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। और मुझे वाक़तन ये मेरे लिए ये समझना दुश्वार है कि अगर एक इदारे का सरबराह बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है तो उसी वज़ीर आज़म को तो जो है उठा के जो है हम अदालतों से घर वापस भेजते रहें, किसी को ख़त ना लिखने पे, किसी को तनख्वाह ना लेने पे, और वो जो जवाबदेह है उसके कहने पे, और जो जवाबदेह है उसके कहने पे। तो वही ये जो हमने जवाबदेही का और जवाब देने वाले का पूरा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एक ज़माने में एक साहब को जो फ़ौज के सरबराह थे वज़ीर दफ़ा बना दिया था। अब समझ नहीं आती थी कि वो सेक्रेटरी दफ़ा के मातहत हैं या बतौर वज़ीर सेक्रेटरी दफ़ा के बॉस हैं। यही मामला यहाँ पे हो रहे हैं। लेट्स होप
that sanity prevails. सही। लेट्स होप दैट, और क्योंकि हमने सियासी कुव्वतों में कोई ऐसी कुव्वत छोड़ी नहीं जिसके मुंह पे हमने कालक नहीं मली, जिसे हमने जो है वो समझ नहीं किया, जिस पे हमने कलंक के टीके नहीं लगाए। हर बंदा हमारे लिए चोर था सिवाय एक फरिश्ते के, हर बंदा हमारे लिए डाकू था। ये जो शर्ट भाई रिजवान ने पहनी है ये भी इन्होंने कौम को लूट के पहनी है, जो जूता मेरे भाई नूरुल्लाह ने पहना है ये भी इसने कौम को लूट के पहना है। तो जब वो माइंडसेट परमिएट कर गया है एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें महरूमियाँ बाहर सूरत हैं, जिसमें लोग जो है वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और एक मुट्ठी भर लोगों की तादाद को छोड़ के बाकी लोग जो है वो तो बुनियादी ज़रूरियात के मोहताज हैं, तो वहाँ पे गुस्सा नहीं फैलेगा। हमने उसको हवा दी, उन कोयलों को हमने हवा दी 15 साल। दैट इज़ नाउ कमिंग बैक टू बाइट अस। वो अब असल में वो जो चोई साहब को बाजवा साहब ने, चो साहब तरफ भेज रहा हूँ, एक जुमला भूल जाऊँगा। ठीक है। वो जो बाजवा साहब ने फरमाया था ना कि जी हम तो पीछे हट गए, लेकिन जिनको हमने ड्यूटियों पे लगाया था उनको पीछे हटाना हम भूल गए, उनको डीब्रीफ नहीं किया। डीब्रीफ नहीं किया। असल मसला ये है कि ये एक इत्तेहाद था ना, एक मिली भगत थी जुडिशरी की और जर्नलों की, हमारे सियासी निज़ाम सियासतदानों के खिलाफ। अब वो जर्नल कहते हैं जी हम उस इंजीनियरिंग से पीछे हट गए, अब वो जज साहब कहते हैं नहीं हम तो उधर खड़े हैं। चोई साहब ये लड़ाई है अंदर की बहुत ख़तरनाक। ये यार, लड़ाई ये जो कहाँ से शुरू की? लंदन प्लान था ना इनको गिराने के लिए 2014 में जो बना था, जिसमें ज़हीर इस्लाम साहब भी वहाँ थे और लिफ्ट में पकड़े गए थे सारे आते हुए। शुक्र है 2014 का जिक्र कर लिया, नहीं तो मैं अभी कसम लेता। नहीं, वो तो आपने जालसाजी की हुई है ना। सही भाई को अच्छा सॉरी, वो तो इमरान खान ने जालसाजी की है ना ताकि उसका असल लंदन प्लान छुपा रहे। अच्छा। और वैसे इमरान खान को मालूम भी नहीं होगा कि हालांकि हकीकी लंदन प्लान मैं बात 74 करूंगा तक ये जाता है। कट जाएगी, मतलब टेरियान के हवाले को छुपाने के लिए इन्होंने वो दास्तानें घड़ी हैं वो वाली कट जाएगी। यस, सही साहब की बात है। लेकिन मेरा मतलब है कि यार आप प्रोपेगेंडे में बहुत तेज हैं। अच्छा ठीक है। एक एक बात इमरान खान की मैं आपको बता दूंगा, वो उसके किस गुनाह को कवर करने के लिए आप लोगों ने अच्छा अच्छा, खैर भाई को बात करें। ये होती रहेंगी बातें। वो लंदन प्लान जो है, चौधरी शजात भी थे, नवाज शरीफ उनका नाम नहीं ले रहे, परवेज़ लाई तक महदूद कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि वो अब उनके तहदी हैं। हालांकि वो भी मौजूद थे वहाँ, तारुल कादरी साहब भी थे, इमरान खान साहब भी, और फिर तय हुआ था। और चौधरी सरवर साहब भी थे। चौधरी सरवर साहब और टीवी चैनल्स पे बैठ के जो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बने थे, अस्करी साहब, क्या नाम था? मोहम्मद हसन अस्करी साहब। 14 को इन्होंने जाना था यहाँ से, 14 अगस्त को इन्होंने जाना था, और वो टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त को हुकूमत घर चली जाएगी। यानी ये सब कुछ पहले से तय था कि जब वहाँ जाएंगे एम्पायर उंगली खड़े करेगा, और अदलिया की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि ये जो प्लान है, और जो जुवेद हाशमी साहब बार बार कहते हैं, वो और फिर जो एजाज चोई साहब जो थे साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने भी तो ये बात की। उन्होंने भी ये सारी बातें जो हैं वो की हुई हैं कि आप अदलिया की मावनत के बगैर या अदलिया की मदद बगैर या अदलिया को शामिल किए बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। नहीं तो और अब उसके बाद अदलिया फौज की बात भी नहीं उसके बाद उस अर्ज कर रहा हूँ, वो जो अमदाद सुमरो ने बात की है वही बात, उस वक्त जो इन्होंने जजेस लगाए और जूनियर जजेस थे उनको ऊपर लेके आए, जिनमें सबसे पहले मुनीब अख्तर साहब का नाम आता है, और भी जजेस बहुत सारे हैं जिनके नाम आते हैं। तो प्लान ये था इनका वही वाला कि 10 साल प्रोजेक्ट, 20 साल, और चुन चुन के इस तरह तैनातियाँ की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो वहाँ पहुँचेगा, यानी जो भी जिनके बारे में हम ख्याल, जिनको हम उर्फ़ आम में कहते रहे हैं कि उनकी बारी आएगी बतौर चीफ जस्टिस। और एक मज़े की बात, मुझे अभी आपने एक साहब का जिक्र किया, तो उन्होंने मुझे बताया, ज़ाहरा सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं, उन्होंने कहा जनाब ये जो साकिब निसार साहब थे ना, ये बहुत गहरी चालें चला करते थे। अब तो अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं ना, सफाइयों वाला भी मैं यही आपको, मैंने पूछना था कि अच्छा, आजकल सफाइयाँ पहले, दे रहे हैं। हाँ, पहले वो वाली मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ, लंबा ना हो जाए, कोई नहीं, दूसरी बारे में कर आज लेंगे। आप इतने दिनों के बाद आए। अच्छा, वो उन्होंने बताया कि चुन चुन के उसने जो बेंच बनाए नवाज शरीफ के खिलाफ, जो जिस किस्म के बेंच थे, या ऐसे मुकदमात जिनसे नवाज शरीफ मुतासर हो सकता था, बराह रास्त उसका मफाद वाबस्ता था, उनमें उसने वो तमाम लोग शामिल किए जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना था।
दिलदार साहब, बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर, एजाज अल एहसन हर बेंच में शामिल होते थे और चुन के जानबूझ के दीदा दनिस्ता साकब निसार साहब इनको शामिल करते थे। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि ज़ाती मुखासमत पैदा हो जाए इन लोगों की। यानी मुस्तकबिल में 10 साल प्लान के तहत अगर कोई मामला ऐसा आता है कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने की बात कहीं, आईनी रास्ते तो मौजूद थे ना, कि ये एक ज़ाती मुखासमत का मामला बन जाए और ऐसे फैसले जो पहले दे चुके हों उनको रिवर्स कैसे करेंगे फिर वो? ये जानबूझ के किया गया। और दूसरी फिर वो जो लोग उस वक्त आए थे इस तरह, फिर वो रिज़ाइन भी दे के चले गए 2 बंदे, मुज़ाहर नकवी साहब और एजाज अल एहसन साहब, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब वो तो चीफ जस्टिस बनना था। काजी साहब जिनके ने थोड़ी भी कटी है उन्होंने, वो तो नहीं नसे, क्योंकि वो हकते थी, सचते थी, अपने सचते डटे रहे, या दलीर थी। इनके पीछे कुछ था ना जो ये मैदान छोड़ के भागे हैं। और दूसरी बात जो साकिब निसार साहब वाली बात है, साकिब निसार साहब काफ़ी अरसे सफाइयाँ क्यों देते हैं? काफ़ी अरसे से ना थोड़ा सा वो शुरू में भी, पहले भी मैंने शायद एक दफ़ा बताया था कि एक वकील साहब जो थे वो एडवोकेट जनरल ऑफिस से उनका ताल्लुक था, वो मिलने के लिए गए तो वो ड्राइंग रूम में बिठा दिया तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं बड़ी ना, गर्मी सर्दी, और साकिब साहब जो हैं वो अपने बच्चों से शायद कह रहे थे, सारा ड्राइंग रूम में सुन रहे होंगे, पीछे होंगे टीवी लॉन्च वगैरह में, कि जनाब ये मुझसे क्या करवा दिया तुम लोगों ने। वो कहते फिर वो आए उसी तरह गुस्से में, तो मैं खड़ा हो गया उनको देख के, तो उन्होंने कहा हाँ जी आए बैठे। कहते नहीं बस सर मैंने मिलने थे, सलाम ही करना था, मैं जा रहा हूँ। तो उसने फिर बताया कि अंदर ना ऐसे लग रहा था कि जैसे साकिब निसार का कोई ज़मीर जो है ना उसको झंझोड़ रहा है या वो परेशान है किसी बात पे। और अब मेरी पाकिस्तान बार कौंसिल के एक रुकन से चंद दिन पहले बात हुई, मैंने उनसे कहा कि यार ये साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा ने क्या जुल्म किया इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। तो उन्होंने कहा यार सईद मैं तेने गल दसा, असी समझ रहे हैं कि जो साकिब निसार ते आसिफ सईद खोसा एक ने ते इन्हां दे अंदर बड़ी रिफ्ट हैगी, बड़ी लड़ाई आ, बड़े झगड़े ने, और साकिब निसार उन्हें पसंद नहीं करता आसिफ सईद खोसे ने। यानी वो मुझे ये तासर दिया उन्होंने मुझे कि जनाब वो मैं साकिब निसार से मिला हूँ तो साकिब निसार ये बातें कर रहे हैं। अब साकिब जब से नवाज शरीफ ने नाम लिया साकिब निसार साहब फिर एक्टिव हो गए हैं। पहले भी साकिब निसार साहब अपनी सफाइयाँ इंडायरेक्टली देते रहे हैं। हाँ। कि जनाब मैं नहीं हूँ, ये साकिब निसार या कौन है? साकिब निसार की बीवी ने मरियम नवाज शरीफ को भी जाके सफाई देने की कोशिश की है। अब वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल के एक रुकन का मैंने एक साहब का जिक्र किया, वो आजम अजीज तारड़ के बड़े करीब हैं, और आजम अजीज तारड़ और वो सारे जो हैं वो नवाज शरीफ के भी करीब हैं, कि मेरी जो बात है, मेरी जो सफाई है ये पहुंच जाए नवाज शरीफ तक। और फिर वो ऐसे सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, बल्कि एक सहाफ़ी को, एक तो इनके दोस्त है शहजाद भट्ट, वो मिल के आए 1-2 दिन पहले, पता नहीं उनको बुलाया था, जो वो खुद गए थे, कुछ लोगों उन्होंने बुलाया है खुद, और बुला के कहा है कि जनाब नवाज शरीफ को घर भेजने में मेरा रत्ती बराबर भी हिस्सा नहीं। वो चाय पिलाने में बहुत खसीस आदमी है जिसका नाम साकिब निसार है। तो अगर वो बुला रहा है तो इसका मतलब वो बहुत कम फंस गए। अराइन है ना। अच्छा अच्छा वो खुद अराइन है, आपने तो अराइन है ना, मेरी बरादरी है। अच्छा वो अब वो उनको जो पूरी स्टोरीज ना, मेरा कोई किरदार नहीं है, और फिर आसिफ सईद खोसा के हवाले से भी बातें कि जब रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है, वो कहते हैं, और वो जो बेंच है 5 रुकनी बेंच उनमें से किसी का, और वो बेंच के वो साहब मुझे बताते हैं कि जनाब हमने ये अब इस वक्त तक बैठे हैं, मीटिंग चल रही है हमारी, तो तय हमने ये किया है 3-2 से फैसला आ रहा है, 2 बंदे जो फौरी तौर पर डायरेक्ट उनको नाहल कर देंगे, 3 बंदे जो JT की तरफ चले जाएंगे, जो भी एक नया बेंच बन जाएगा। तो मैंने पूछा कि फ़ैसला क्या फ़ैसला है? उनके फ़ैसला तो लिखे आया, ये साकिब साहब कह रहे हैं, साकिब साहब, यानी कि साकिब निसार ने तो ये कह दिया कि इसमें खोसे का भी कोई कसूर नहीं है, नहीं वालों का कसूर है ना, ये इस्तेमाल क्यों हो रहे थे उनके हाथों? मसला तो ये है, मैं मजबूर थी वो नहीं मजबूर मजबार वाली कोई बात नहीं। साकिब आसिफ सईद खोसा को अपने को गुस्से थे, वो मैंने शायद वो साकिब जब जी बेंच बना जिस दिन, उस दिन शामी साहब और बहुत सारे लोग ना बैठे हुए थे वहाँ शहबाज शरीफ के पास, जब 5 रुकनी बेंच बने पनामा वाला, तो उन्होंने कहा जरा कि 27 खैरा हो गया, 27 खैरा, शहबाज ने कहा 27 खैरा हो गया हूँ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सॉरी शहबाजा कहते हैं, उदो शहबाजा सी, चाचू कहते हैं। हाँ
सुनते वजीर आज़म है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहना पाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने क्या सत्य कह रहा हूँ मैं, इसलिए शहबाजा कहता कि वो उन्होंने सोच गलत सी ना उस टाइम, अंदाज़ा गलत हो गया उन्होंने। उन्होंने क्या बड़ा अच्छा तलक भाई दे दोनों भाइयों के नाल मेरे बड़ी जुट हैगा जिहड़ा दारा खोसा ते जिहड़े ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਸਫ ਸੈਦ ਖੋਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾएगी। और शाहद रफ़ी वाली गल मैं करना चाह रहा था, माफ़ कर दो ना। वो फिर उसने वो वाले बदले शदले जो भी किया उन्होंने किया। तो दूसरी बात उन्होंने की, दूसरी एक अहम बात तो शहबाज शरीफ की थी, सलाह नवाज शरीफ को दे दी। वो दोनों भाई थे यार, वो एक तीला भी नहीं रंगता से बेच दो दोनों भरावां दे, हाले तक भी यही सोचते हैं बता। अच्छा, वो जो और बात उन्होंने बताई ना, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो मेरी लेके फिर रहे ना ऑडियो, कह रहे हैं मेरे पास ऑडियो है, वो तो मेरी एक तकरीर है। और इस तकरीर पे मेरे पास जो उस वक्त DG ISI थे ना 2016 से 2018 तक जो रहे हैं, मौजूदा आसम मुनीर साहब, हाफिज आसम मुनीर, ये कहते मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझे कहा था जनाब इससे बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। वो तकरीर नहीं है, वो तकरीर जो है ना वो और है। वो तकरीर वो जो बाबा रहमती वाली थी इसकी, कि जनाब एक रहमती बाबा होता है, बाबा रहमती होता है, लोग उसके पास जाते हैं, वो मसाइल हल करता है, लोग सच बोलते हैं। मैं वो बाबा रहमती हूँ, नया बना था ये चीफ जैसे 2016 में दिसंबर में ये बना है, और वो भी दिसंबर में ही बने थे DGMI मिलिट्री इंटेलिजेंस। वो आए इनके पास, ये खुद बता रहे हैं एक साहब को कि ना वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जनाब इससे तो बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, तो लग ये रहा है कि ये मेरी अपनी बात है कि लग रहा है कि जनाब फ़ौज मार्शल लगाना चाहती है और अदलिया मज़ाहमत कर रही है, तो मैं आपको एक स्क्रिप्ट देते हैं, आप ना वो एक बयान रिकॉर्ड करवा दें। भाई साहब तैयार हो गए, ठीक है ले आओ मैं रिकॉर्ड करवा देना। यानी ये कह रहे हैं ना इंडिपेंडेंट अदलिया, ठीक है ना, हम चुन चुन के हीरे ला रहे हैं मुतहदा अदलिया सुप्रीम कोर्ट में, ताकि आइंदा जो इंडिपेंडेंट अदलिया का जो तस्वर है उसको तकवीत मिले। यही कहा करते थे जब नीचे से बंदों को लेके आते थे। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो साहब जो हैं वो कैमरे माइक लेके पहुंच गए स्क्रिप्ट लेके, अच्छा, इनके पास। फिर इन्होंने रजिस्ट्रार या किसी को बुला लिया और लोगों को बुला लिया। तो अब ये कह रहे हैं मुझे आगा ने बचा लिया, आगा पता नहीं कौन है, आगा ने मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने कहा कि जब वो जो तकरीर है ना इसी तरह की एक तकरीर हम और कर देंगे, ये तासर ज़ायल कर देंगे, बयान रिकॉर्ड ना करवाएं। इस तरह की सूरत हाल में जो आप तवक्को कर रहे हैं आप कि वो लगाए हुए बूटे, उनके एतवार में जो लगे हुए बूटे थे जो एक ख़ास माइंड सेट के साथ आए थे, तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे कि आइन और कानून की बालादस्ती और ये जो कहने के लिए तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी बातें हैं, लेकिन अमलन क्या आइन और कानून की अमलदारी पे जजेस जो हैं, आप ही ने कल विलाग किया हुआ है, मैंने वैसे किया है, मोहसन क्या निसाब वाला जो FI और IB वालों को बुला के जनाब ये वो फॉरवर्ड मैसेजेस थे कि जनाब पता करें ये कौन है कवायब। जज के पास ये क्या जज कर सकता है ऐसे ऑफिशियली, और ना ही उनके पास ये इख्तियार है कि जनाब मेरे और आपके कवायफ जो है वो ढूंढ के लोगों को देते फिरें। ये तो जो कंपनियां हैं वो भी नहीं दे सकती, पाबंदी है, हमारा राइट है सीक्रेसी का। ठीक, अगर शिकायत कंप्लेंट दर्ज होती है फिर कर लें जो करना है। अब वो कह रहे हैं सेक्टर कमांडर को बुलाऊंगा, फलां को बुलाऊंगा, बुला लें, ठीक है। ये एक बंदा हुआ है जो गायब हुआ है, वो कैसे गायब हुआ है ये पता चलना चाहिए। वो कुछ लोग तो ऐसी बातें भी कर रहे हैं जनाब, यहाँ खुद भी लोग गायब हो जाते हैं, ये हमारे वज़ीर इत्तलात और इस तरह कुछ लोगों ने बातें की हुई हैं, उनके हवाले से नहीं, वैसे उन्होंने जनरल बातें की है। कुछ लोग खुद भी गायब हो जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो डंकी लगा कर जो चले जाते हैं, इस तरह अल्लाह रहम करे। उस बंदे की जो मोबाइल की लोकेशन है वो इस्लामाबाद की आई है, नहीं मुराद सईद साहब के हल्के की आई है। हाँ, आज पुलिस ने रिपोर्ट दी है मेरे ख्याल। जी जी, आज अब देखने वाली ये बात है कि आइन का आर्टिकल जो मुराद सईद के हल्के में जो जाए वो जिंदा नहीं रहता। आइन का आर्टिकल 199 जो है वो उसी के तहत कार्रवाई हो रही है ना जी, हफ्से भेजा की, यानी कि कानून की अमलदारी की बात है, रिट जुडिक्शन, कि कानून पर अमल नहीं हो रहा, अमलदारी यकीनी बनाए, हुक्म जारी करें, कानून पे अमल हो जाए। उसके अंदर लिखा हुआ है कि फौज से मुतल्लिका मामलात पे ये 199 का इख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वो ISI फौज नहीं है। सुन लेना फौज, सुन नहीं, ये डिक्लेयर हो चुका है जो आप कह रहे हैं। ये वो यहाँ जो था ना नजम सेठी वाले केस में ये डिक्लेयर कर चुके हुए हैं कि उनके खिलाफ जो है वो
ISI के खिलाफ चल हो सकती है, लेकिन जो तलबी है, जो उसके अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो तो जिनको बुलाने की बात की है सेक्टर कमांडर IG इनके और ISI और MI दोनों के, और IB के डायरेक्टर को जो बुलाया है, IB के डायरेक्टर चलो सिविल बिल्कुल अलग मामला है, उनको अगर आपने किसी सिपाही को भी, जवान को भी समन करना हो तो यूनिट को लिखना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं समन कर सकते अदालत। लेकिन मसला ये है सुन ले ये तो ISI में सब ठीक है, सुन ले IS में सर्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो वर्दी पहन के करते हैं, वो वर्दी में होते हैं, उस वक्त वो फौज के भी मुलाजम होते हैं यक वक्त, डेपुटेशन। ठीक है ना। सुन ले चलो कर लें, चलो ये भी आपकी बात कर लें, MI वाले के तो चलो फिर हो गया ना। वो कहेंगे जनाब मैं क्योंकि सर्विंग ब्रिगेडियर हूँ, मैंने अपने आला हकाम को लिख के भेज दिया, मैं उनसे परमिशन ले रहा हूँ, अगली पेशी पे हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा ना हो। फिर वो जब आएंगे, फिर अटॉर्नी जनरल साहब जिस वक्त कह रहे हैं कि जनाब हम ये आ जाएंगे 1-2 दिन तक, हो सकता है उस तारीख तक आ ही जाए, इनकी तलबी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह करे कि आ जाए। फिर उस वक्त तो मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल साहब ये कहेंगे कि जनाब इंतज़ार कर लें, ऊपर से जब हाई कमान से इजाज़त मिलेगी, नोटिसों की तमील होगी, हमने वज़ारत दिफा के ज़रिए नोटिस भेज दिए हैं, ये क्या कर दिया है, तो फिर आप इंतज़ार कर लें। तो फिर 199 के तहत कैसे कार्रवाई होगी? आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये भी कहा है ना कि अभी ये मामला अगवास लापता से ज़्यादा हो गया, उस वो लापता होना रेलेवेंट नहीं रहा, किसने उठाया है, क्योंकि वो फिर अगर वो बाजियाब हो भी जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि जज साहब जो मामले को जाने देंगे, वो बुलाएंगे फिर। सर पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन अटॉर्नी जनरल के आने के बाद मामला ठीक, मैं तो आज की बात करूँ, होना चाहिए। सर इजाज़त दे तो 2 जुमलों का जवाब दे दूँ जी, दे दे। जी शुक्रिया आपका। सईद भाई, आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, एक तो वो जो ड्राइंग रूम की परली तरफ लाउंज से आवाज़ें आई थी, तो आपने कहा था कि ग़ालिबन ज़मीर जाग गया था, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक ख़ास सतह के बाद ज़मीर जागा नहीं करता। और हाँ, दूसरा जो आपने फरमाया ना कि वो अपना ये कह रहे हैं कि मेरा इसमें किरदार नहीं है, तो उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किरदार तो तारीख़ में महफूज हो चुका है, हम और आने वाले जो है ना वो किरदार नहीं पूछेंगे, वो बद किरदारी पूछेंगे। सोए हुए ज़मीर तो जाग सकते हैं, मुर्दा ज़मीर नहीं जाग सकते, यूँ आसानी से ये भी कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये सारा जो झगड़ा है कि फ़ौज और अदलिया ने मिलकर गठजोड़ था, 2014 में लंदन प्लान बना, फिर अदालत के ज़रिए क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई, शर्मनाक सा रोल जो रहा हमारी अदलिया का। असल जो मुजरिम है, अगर उनको नहीं पकड़ेंगे तो ये एक एक चीज़ों से पिक एंड चूज़ करके ये फिर इसी तरह से चलता रहेगा। हो सकता है कोई शायर बाजियाब हो जाए किसी दिन कोई और छोटा मोटा मसला हल हो जाए। असल मसले की जो जड़ है वो उस पर हमें जाना पड़ेगा। जो असल जो ये प्रोजेक्ट इमरान खान लाने वाले लोग थे, और प्रोजेक्ट इमरान खान भी क्या, प्रोजेक्ट इमरान खान तो एक सामने चीज़ है, असल मसला तो जो सियासी जमातें थी जो बुरी लग रही थी उन्हें, उनकी आवाम में जड़ें उन्हें बुरी लग रही थी और उनको वो कट टू साइज़ करना चाहते थे, उन्हें उनकी औकात में लाना चाहते थे, उनको पकड़ना होगा। और अगर हम उनको नहीं पकड़ेंगे तो ये सारी बेकार एक्सरसाइज कि वो एक जज के ख़िलाफ़ एक मरतबा बयान दे दें, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं हमारे सियासी लीडर, कुछ अरसे के लिए रुक जाते हैं, अच्छा नहीं जजों के ख़िलाफ़ भी नहीं बात करनी, फिर उन्हें याद आता है कि अच्छा नहीं एक जर्नल के ख़िलाफ़ ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल लेते हैं और एक जज का नाम ले दें। इन चीज़ों से कोई हासिल वसूल नहीं होना है। अगर बाजवा साहब की जो आप बातें कर रहे थे, बाजवा का कैरेक्टर है क्या? वो आखिरी वक्त तक डबल ट्रिपल गेम्स खेलकर अपने मुफादात के लिए आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, वो अवामी मैंडेट की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कुछ वो कर रहे थे जनरल बाजवा, वो हम उस पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इसी तरह जनरल फैज़ हमीद जो हैं, उनका केस अभी तक थोड़ा सा वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो अपनी तरफ से क्लीन चिट दे चुके हुए हैं। तो बड़ा सिंपल सा ये केस है। अगर सियासी जमातें स्टैंड लें पार्लियामेंट में जो मौजूद हैं, अच्छा अगर नहीं लेंगे तो वही हशर होगा जो आज इससे पिछले वाली पार्टी का हो रहा है। तो ये 4 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद यही हशर हो रहा होगा, क्योंकि किसी ने पहले वालों को, ये बुरा हशर करने वालों का एहतसाब नहीं किया, किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया है, किसी को इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा नहीं किया है। तो फिर आइंदा वाले भी उसी तरह से करते रहेंगे। हमने तो एक रिवायत बना ली ना, हाँ अपने अपनी पसंद के एक जनरल जिसके बारे में हमने सोचा ज़हीरुल इस्लाम का नाम ले दें। ज़हीरुल इस्लाम क्या था?
ज़हीरुल इस्लाम वही था ना, जब उसकी टेप सुनाई थी नवाज शरीफ साहब ने, तो राहिल शरीफ ने सामने बैठकर कहा कि ये तुमने मुझे बता, ये तुम्हारी आवाज़ है? उसने कहा हाँ जी। ये तुमने मुझे बताकर किया था? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया, उन्होंने कहा यू मे गो, और मुशाहिदुल्लाह खान और वो को चले निकाल गए। निकाल दिया और मुशाहिदुल्लाह को फारिग कर दिया। उसको कहा कि यूं में को। ठीक है? तो इस तरह के कैरेक्टर के साथ हमारी सियासी जमातों को फैसला करना होगा कि हमने ये रोना धोना ही जारी रखना है, हमें ये नोहे जो हम बैठे पढ़ रहे हैं अपने ऊपर, और उन सियासतदानों के बारे में नहीं है, उन सियासतदानों को तो 3 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद फिर हुकूमत मिल जाती है। ये नोहे हमारे हैं, ये 25 करोड़ लोगों के हैं जो रो रहे हैं, जिसके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल के एज में जाने वाले जो बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते, जहाँ बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, जहाँ इन्फ्लेशन की शरह आसमान को छू रही है, जहाँ रोटी पे हम बड़ा फ़ख्र से नारे लगाते हैं कि 18 रुपये से 17 कर दी और 12 कर दी। और ये किसने किया सारा कुछ? कोई उनको पूछेगा? सिर्फ अब जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा के आज मेरी बारी आ गई, कल तुम्हारी बारी आ गई, हम इस तरह से चलते रहेंगे। बड़ा सिंपल सा हल है, जिन लोगों ने ये एक मिसाल बनानी है ना, तो फिर वो खोसा हो, वो गुलजार हो, वो साकिब निसार हो, कोई भी हो, जिसने गलत काम किया उन सबको पकड़कर इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें। ये क्या बात हुई कि 50 साल के बाद एक रेफरेंस भेज देंगे अदालत में, जब वो सारे मर मुड़ चुके होंगे, वो जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम, नहीं जो जनरल साहब थे हमारे आर्मी चीफ असलम बेग साहब, जैसे हमारी अदालतें इंतजार कर रही हैं। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना, अल्लाह उन्हें उम्र खिज़र अता करे कि जब वो फौत हो जाएंगे फिर एक दिन किसी दिन एक ऑर्डर इशू हो जाएगा अदालत से। उस वक्त तक सोए पड़े हैं सारे, अंधे बहरे गूंगे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा क्या करना है। फरवरी 93 में ऑर्डर आए हुए हैं उनके खिलाफ। तौहीन अदालत में बुलाया गया था, वो गए और वो राजहंस की चाल चलते बाहर। आज बड़ा उछल रहे हैं, हाजिर सर्विस सेक्टर कमांडर और उसके बारे में बातें हो रही हैं, और वो रिटायर्ड फौजी जिसके बारे में हुकूमत वो अदालत की तरफ से ऑर्डर्स आए हुए हैं, कोई चू नहीं करता, बोलता नहीं है कि उसको बुलाकर पूछें क्या वो यही खराबियों की जड़ नहीं थे? उन्होंने खुद कहा हुआ है कि हाँ हमने पैसे दिए, और वो बड़े फख्र से और गुस्से से कहते थे कोई किसी में हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा के दिखाए। तो ये अगर ये उसके बाद वाला तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, जुल्ला साहब थे मेरे ख्याल जी जी वो उन्होंने जाके असलम बेग ने कहा हाँ मैं क्या, हाँ कहा, ये मैंने कहा, तो मार्च सब हैरान थे। हम सोच रहे थे कि जनाब ये कुछ ना कुछ अब ऑर्डर होगा, ताबरखास्त अदालत की सज़ा होनी है, क्योंकि वो तो मान रहे हैं कि मैं हाँ मैं क्या, हाँ ये मेरा मुझे क्या कि मैंने वसीम सज्जाद को भेजा, ये कहा, हाँ सारा कुछ कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 3-4 सिर्फ ये हुआ सिर्फ कि 3-4 लोग जिम्मेदार हैं। एजाज सैयद को 3-4 धक्के पड़ गए। नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये 4-5 लोग जो है ना, जो अपने आप को जमहूरियत का दावेदार कहते हैं, सिर्फ ये लोग जिम्मेदार हैं। अगर ये ठीक करना चाहेंगे तो ये होगा, वरना हम इसी तरह की कहानियां सुनाते रहेंगे। वैसे सर आप माशाल्लाह आपने कमाल किया सर, आपने इतनी खूबसूरत बातें। जी सर, जिसको मैं प्यार में कहता हूँ शकील खान, वो मुझे पता है उनका नाम। मैंने कहा कि जरा नहीं वो मैंने पता जरा है इस बात का जवाब आपसे चाह रहे हैं कि लेकिन तुसी ना जरा सियासतदान जो है वो आन देर ओन ये कर सकते हैं, अवाम जो है वो बैठे जो है ना धूप सेकते रहें। और सर नूरुल्लाह साहब से माजरत के साथ मैं इनकी बातों से बड़ा खुश हो रहा था कि आज नूरुल्लाह साहब ने कमाल कर दिया, लेकिन आखिर पे फिर वही बात मलबा गिरा दिया सियासतदानों पे। जब इन्होंने नाम लेना शुरू किए तो मैं सोच रहा था कि अभी ये वो नाम भी लेंगे जो मियां नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लिए। लेकिन खूबसूरती मुझे ये लगी कि आज बैठक का आगाज़ वजाहत साहब ने प्रोजेक्ट इमरान से स्टार्ट किया, और चौधरी साहब ने बताया कि किस तरह से लोगों को प्लांट किया गया, स्पेशली अदलिया में। तो एक तो इसमें गुजारिश ये है कि सर वो जो मुनीब अख्तर साहब को जब लाया गया था तो उनसे सीनियर जो जजेस हैं वो आज भी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इवन के आज के जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के वो भी उनसे सीनियर थे, और जो इस वक्त सीनियर प्यूनियर जज हैं वो भी उनसे सीनियर हैं, यानी उनका भी नाम कंसीडर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको लेके जाना है। अब अंदाज़ा लगाएं कि उनसे जूनियर जज जो है वो उनका चीफ जस्टिस बनेगा, और सिर्फ अदलिया में नहीं बाकी भी इदारों में हुआ है। अभी ये हमें जो नज़र आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख लें, इवन के लाहौर हाई कोर्ट या बाकी जुडिशरी में, ये प्रोजेक्ट इमरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, और हम यहाँ पे सोच ये रहे हैं कि प्रोजेक्ट इमरान को लाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई का आगाज़ करता है तो सर उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, कई हडल्स पैदा कर दी जाती हैं। हमारे 6 जज बाकायदा ख़त लिख के जो है वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं कि जी ये मुदाखलत कर देगी। हालांकि जिस मुदाखलत का जिक्र किया जा रहा है वो तो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में की गई, उनका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन चूँकि हमने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को टारगेट करना है, इसलिए सिर्फ काजी साहब का नाम लेके ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है।
तो ये सब कुछ बाकायदा एक एजेंडे के तहत हो रहा है। वो एजेंडा जो 2014 में जिसका आगाज़ किया गया, बाकायदा तौर पे धरने दिए गए और इस मुल्क पे प्रोजेक्ट इमरान को मुसल्लत करने वालों ने अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश की। एक चलते हुए मुल्क को जो है वो गहरी खाई में धकेल दिया मेरा गया। ख्याल थोड़ा यार रिपीट कर देना गल, क्योंकि रजी साहब सो गए सी ते उन्होंने फिर पता नहीं चलना की गल हो रही सी। सर मैं जमहूरी निज़ाम के खिलाफ सर बिल्कुल जमहूरी निज़ाम और पानामा लीक की और डॉन लीक कि बंदियाल साहब के दौर से ये खतों खताबत वाला मामला है। ये तो मई 2023 9 मई से शुरू होता है वाक़या, जब ये गिरफ्तार होते हैं और मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं टैरियन केस दा फैसला आज ही सुनाओ, ठीक है ना, चलो उसको छोड़ दें। जब ये 2 जज साहबान जो है ना, उनके नाम भी मैं ले लेता हूँ, ये तारक महमूद जहांगीरी साहब, उनका भी घर के अंदर वो लाइटें सेटों के अंदर कैमरे शैमरे वाला, और अरबाब मोहम्मद ताहर साहब वो बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ सेक्टर कमांडर वगैरह ये मुलाकातें ये बंदियाल साहब को बताते हैं। बंदियाल साहब जो हैं ये कहते हैं मैं इसको हल करता हूँ, और हल ये करते हैं कि जो मिनिस्टर्स इनक्लेव है वहाँ पे फैसल नसीर, मेजर जनरल, DG, CISI वो जाते हैं, दोनों जजेस वहाँ जाते हैं। अच्छा, जी सर, ग्रीवियंस अपना कमाल हो गया सर। चल के जाते हैं। सर वहाँ मुलाकात होती है ना, मुलाकात अरेंज करवाता है कोई बंदा जो भी करवाता है, अच्छा, और वहाँ पे सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। मेरा ख्याल है ये मामला सेटल हो गया हुआ था। अच्छा। और बंदियाल साहब की मुदाखलत से ही सेटल हुआ था। 2 जजों की हद तक मैं बात करूँ, जिनके बारे में था, जिनको ज़्यादा गिला था, तो उनकी हद तक मेरा ख्याल मामला। उसके बाद फिर ख़त लिखना ये मेरी समझ से बाहर है। वो पता नहीं जो शकील ने बात की है, नहीं उसके बाद खत लिखने की खत के बाद जिन्होंने टाइमिंग है ना, टाइमिंग वही ना। नहीं वो मैं यही कह रहा हूँ ना, मुझे उससे आगे जो बात है वो मेरा ख्याल शकील जो बात कर रहे हैं, नहीं वो वही बात। अच्छा उल्फत साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे एक आज मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था, बड़ा सुन रहा था कि कैसे आप एक सीरियस गुफ्तगू को आके प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ अटैच करके अपनी पूरी गुफ्तगू को इररेलेवेंट कर देते हैं। ठीक है यार देखिए, जवाब जब जस्टिस कयूम साहब आप वैसे को कॉल्स जा रही थी, जब जस्टिस कयूम साहब को कॉल्स जा रही थी, उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं था। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, सुबह एक पेशी सिंध हाई कोर्ट में, दोपहर की लाहौर हाई कोर्ट में और शाम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती थी, उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं था। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को 3 साल के लिए स्याह सफ़ेद का मालिक बनाया जा रहा था, उस वक्त भी प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को एक डिक्टेटर के हुक्म पर, कहने पर तख्तेदार पर लटका दिया गया था, उस वक्त भी प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं था। सर किस तरह हो सकता है? सर गुफ्तगू ये होनी चाहिए। मैं यही आपसे कह, आप देखें, आप अपने आप को 2.5-3 साल के दौर से आगे ले जाने के लिए तैयार ही हम नहीं, तो क्योंकि 75 आपकी साल की बात करते गुफ्तगू हैं। देखिए, आपका इनर उस वक्त तक सेटिस्फाइड ही नहीं होता जब तक आप चीज़ को इमरान खान से लिंक ना करें। आपकी गुफ्तगू, आपको मज़ा ही नहीं आता उस वक्त तक। देखिए, इमरान खान या कोई और जिसने गलत किया है, गलत है, और उसका खमियाजा एक आम आदमी भुगतता है। सर इनमें से किसी को भी कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को क्या होना है, इमरान खान को क्या होना है, आसिफ जरदारी साहब को क्या होना है? गरीब के घर में रोटी नहीं है सर। और इसी तरह की अगर लड़ाइयाँ लड़ी जाती रहेंगी तो इनके नतायज फिर अच्छे नहीं निकलते। आईने पाकिस्तान, मैं हमेशा सर एक बात दरख्वास्त करता हूँ, और मैं शायद उस अपने लिए भी निकलने का रास्ता यहीं से निकालता हूँ कि आईने पाकिस्तान की बेहतरीन दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद है। हर एक का अपनी अपनी डोमेन है। न किसी को किसी के मामलात बैठ के सेटल करवाने चाहिए, न किसी को गलत ख़त लिखना चाहिए, न झूठे इल्ज़ामात लगने चाहिए। अगर एक बंदे को देखें, मामला शुरू हुआ जहाँ से सर ने बात की, लेकिन हम उसको कहीं से कहीं ले गए। एक शायर अहमद फराद साहब, नहीं खत तो पहले का लिखा होगा। खत तो पहले का लिखा, लेकिन आपने जो शुरू की हमारी बात कि अहमद फराद साहब का मामला क्या होगा, उनको बुला लिया मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय है कि इसकी नशरियात पब्लिक नहीं होनी चाहिए, इन कैमरा सेशन होना चाहिए। पूछना चाहिए, एक बंदा है, पाकिस्तानी है, शायर है, पढ़ा लिखा है, सहाफ़ी है, उसको बाजियाब होना चाहिए।
रियासत के जितने भी इदारे हैं वो जवाबदेह हैं कि भाई वो शहरी है और दारुल खिलाफत से लापता हुआ है, उसको बाजियाब होना जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इस पे हमें जोर देना चाहिए कि हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करे, वो कोई भी है तो बेहतर रहेगा। एक मिनट जवाब दे लें जी। आपने हर जवाब जरूर देना जी मैं मुझे मेहरबानी मैं गुस्से में नहीं होता मेरे भाई, मैं कोई रिजवान रजी हूँ। नहीं आप टेक लगाइए। आप जिस तरह से देख रहे थे ना उल्फत भाई को, तो जिन नजरों से देख रहे थे वो मुझे आपने उन नजरों में उल्फत नहीं देखी। अच्छा, हमसे ये उल्फत नहीं देखी जाती। भाई उल्फत जो है ना वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने आज हमारी तारीख के बाद बहुत अहम संगे मील वो दोहराए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उससे पहले फातिमा जिन्ना, अयूब खान, ग़ुलाम मोहम्मद, लियाकत अली, चलते जाते हैं। देखिए, आपको आपका हक है कि अगर आपको प्रोजेक्ट इमरान का जिक्र करने पे कोफ्त होती है या आप अनईजी होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, ये आपका हक है, शहरी हक है। हमारा मसला कुछ और है। एक ट्रेन है एक्सप्रेस जिसे नूरुल्लाह या मैं उसके सामने खड़े होकर रोक नहीं सकते। वो 75 साल से वो 12 दिसंबर 1949 स्वाय गालबन मेरे बड़े भाई रिजवान के किसी को ना याद हो कि 12 दिसंबर 1949 को क्या हुआ था। पाकिस्तान आर्मी चीफ डेजिग्नेट का जहाज गिरा था जुंगशाही के पास। उस वक्त से वो एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो हमें रोनती ही गुजर रही है। उसमें एक स्टेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आता है, उसमें एक स्टेशन बेनज़ीर भुट्टो का आता है। चूँकि ये लेटेस्ट स्टेशन है, चूँकि अभी उस स्टेशन पे खड़े मुसाफिरों ने तय भी नहीं किया कि वो ट्रेन में हमारे साथ हैं या ट्रेन चलाने वालों के साथ हैं, इसलिए प्रोजेक्ट इमरान पे इशू होता है। प्रोजेक्ट इमरान में जो हमें फौरी इमीडिएट हमारा कंसर्न है वो ये है कि हमें मालूम नहीं है, हम तो ताज़ा वारदात की बात करते कि हैं वो आइन के साथ खड़े हैं या आइन के खिलाफ मुदाखलत चाहते हैं। वो नहीं खुल के कह रहे हैं। वो खुल के कह रहे हैं। दैट इज व्हाई हम हमारा मसला ये है। वाकया फार्म 47 है सर। नहीं ताज़ा कुछ नहीं होता। आप अपनी दफा घूम के गए हैं 90 तक, मैं 49 तक जा रहा हूँ। चले रजी साहब ताज़ा वाकया ये है फॉर्म 47 नहीं, उसके बाद का वाकया है कि मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना, मैंने आर्मी चीफ को खत लिखना है और तहरीक चला रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए, पता नहीं क्या नाम तफज़े आइन। कल तो अगर सईद चौधरी अगर 3 साल ये बात करने के बाद इमरान खान साहब कह सकते हैं कि 35 पंक्चर एक सियासी बयान था, और अगर मौलाना फजलुर रहमान कुछ से सलाहुल अजीज फरमा सकते हैं कि यहूदी एजेंट कहना है, ये कहा कि वो एक ये बहुत बड़ी मौलाना ने डिनाई जारी किया भाई, हाथ जोड़ के डिनाई जारी किया। मैंने नहीं कहा। फुटेज जिन टीवी चैनल सुनाई दी ना कि मैं ये सियासी बयान है, बाकायदा फुटेज उन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सवाल था क्या वो सियासी बयान था? मौलाना का नहीं, ये अनवान है मेरा, यहूदी एजेंट और अमेरिकी एजेंट, इनकी तहकीक होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ मेरा बयानिया है ये। अगर मुझे मैं सवाल करूँ आपसे सईद भाई कि ज़रा मुझे बताइए कि उन्वान यहाँ पे किन मानों में इस्तेमाल किया मौलाना ने? मौलाना कहते उन्हीं मानों में, वो कहते तहकीक का मुतालबा कर रहे हैं। ये मफहूम मुझे लोग अगर मुझे चले वो करते हैं। देखिए उसके बाद मेरी इस पर बात हुई है मौलाना के अपने लोगों से। अच्छा मेरी देखिए, बात हाँ, है। मौलाना साहब माइक मेरे को नहीं मैं सिर्फ एक जुमला, गल करके योदी भी बारी नहीं है। मौलाना साहब ने वही कहा है जो इमरान खान ने कहा था मेरा सियासी बयान है। अच्छा जुमला उसके वो मदरसे के पढ़े हुए ज़बान इस्तेमाल करना। अब मेरी बात देखिए, बात ये है कि सहाफ़त का ये बुनियादी असूल है कि अगर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वजाहत मसूद साहब का, और वजाहत मसूद साहब ये कहें कि मेरे इस फ़िक्रे का ये मतलब है, ये नहीं है, तो सहाफ़त जो है वो इस बात का तकाजा करती है ईमानदारी कि मैं वो मतलब लूँगा जो वजाहत साहब कहेंगे, जो उन्होंने कहा। मुझे कोई हक, अगर वो एक फ़िक्रा
एक लफ्ज़ कहें कि मेरी हाँ से मुराद इसमें ना ली जाए, तो मैं उसकी उनकी हाँ से मुराद ना ही लूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तजिया तो कर सकते हैं ना, लेकिन ये तो रिपोर्ट करने की बात उन्होंने अपनी जुबान से कहा, ये रिपोर्टिंग हुई है, ये मिस रिपोर्टिंग हुई है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पीटीआई ने हर मौके के लिए, हर मौजू के लिए बहुत बड़ी बड़ी इनकी फाइनेंसिंग है, बैरून मुल्क बड़े जरखेज़ दिमाग बिठाए हुए हैं। इन्होंने हर मौजू के ऊपर 2 नंबरी तैयार की होती है। ये जो लंदन प्लान लेके आया इमरान खान, लंदन प्लान, अगले ने असली प्लान काट के मारा ही ऐ पे आई मामा लंदन प्लान। असल प्लान तो ऐसी इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, लंदन प्लान कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई, और लम्हा मौजूद है जी, लम्हा मौजूद में जो जुर्म कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। यानी मेरे खिलाफ साजिश हुई। आसम मुनीर साहब लाहौर से पिंडी से उठे और लंदन में जाके नवाज शरीफ से मिले और मेरे खिलाफ साजिश होगी, लंदन प्लान बन गया। यार एक दिन पहले साजिश याद है कि हमारे एक दोस्त है नूरुल्लाह साहब, आई लव हिम, ठीक है ना? वैसे अब मुझे वैसे इशारा करें ना ना ना, चलो ठीक है छोड़ दो। तो वो गलत लोगों को उन्होंने गलत तैयार बातें किया। बताया। देखिए बात ये है कि जब तक हम तेरा सच मेरा सच करते रहेंगे ना, और पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, और बदकिस्मती से सोशल मीडिया इस्तेमाल करके, और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कब्जा करके, पीटीआई ने तेरा मेरा का इतनी गहरी खलीज कर दी कि इस खलीज के अंदर ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या आप जो हैं वो खान के चीते हैं या फिर आप लिफाफा पटवारी हैं। इसके अलावा सहाफ़त के अंदर और कुछ बचा ही नहीं है। आप कोई भी किसी भी जगह पे न्यूट्रल स्टांस लेने की कोशिश करेंगे, वो आपको गालियां दे के घर तक छोड़ के आएंगे, और बड़े फख्र के साथ बताते हैं कि हमने 25-25 हज़ार के ऊपर केपी में इन्फ्लुएंसर भर्ती किए हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर जो है मुझे और सईद चौधरी को रोज़ाना बैठ के सुबह से शाम तक गालियां बकते हैं, और इसमें शर्मिंदा कोई नहीं होता। अब आप देखिए ना, वो जिनको वो जो है सच बोलते हैं वो बात करें, वो जो मार पड़ी है जिनको, ताने के तौर पे इस्तेमाल, हाँ, राज सच बोलने वालों को गाली। और जिनको मार नहीं पड़ी रऊफ हसन साहब को। अब रऊफ हसन साहब से उनके अपने पसंदीदा एंकर ने पूछा कि मौलाना से, अपना डीजल से मौलाना का सफर कैसे लगा। क्या जवाब था उनके पास? कोई जवाब नहीं था ना उनके पास। आए बाएं लेकिन ये ठीक है, मौलाना का सफर नहीं है, डीजल से अर्के गुलाब। अच्छा अब वो कह रहे वो हैं इस तरह का कोई सवाल पूछा। डीजल से हाँ, अब जो सफर है ये कभी वो कहते थे मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल कहा करते थे, और बकायदा जलसों में खान साहब जो है वो बकायदा तौर पे नारे लगवाते थे। और आजकल तहरीके इंसाफ का कोई ग्रुप उठा के देख लें, वहाँ पे मौलाना अर्के गुलाब, वो तो चेंज हो गया सारा कुछ, सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सियासी बयान होते हैं, पेड़ पाड़ना, सियासी बयान, हाँ, अच्छा। अब देखिए बात ये है कि मेरे भाइयों को, मैं तमाम भाइयों को मुखातब कर रहा हूँ, मलक कयूम साहब तो याद है, लेकिन इन गुनाहगार आंखों ने जस्टिस मुनीर शेख को अन्य वाह जो पीपल्स पार्टी की हमायत करते हुए देखा, उसका कभी तारीख में जिक्र नहीं आया, ठीक है। भाई फाइल पढ़े बगैर ऐसे मारता था वो, नहीं सुन, रिजेक्टेड। बकायदा चौधरी फारूक साहब जो बाद में अटॉर्नी जनरल रहे हैं, हाँ, उनकी बकायदा लड़ाई हो गई थी, तू मैं गालम गलोच। मौके शेख साहब मौके पे कोई मौजूद था, जो मौजूद थे वो भूल गए थे, मैं उनको याद करवा रहा था। फिर उन पे तौहीन अदालत की वो कार्रवाई हुई थी, और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जब इनका दूसरा दौर आया ना, हाँ, नवाज शरीफ का, तो वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठ के वो जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की गई ताकि वो दोबारा अटॉर्नी जनरल बन सके। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा, हर एक ने अपनी मर्जी की तारीख याद रखी होती है। मुनीर शेख साहब को बाद में फेडरल टैक्स अम्बड्समैन एलिवेट किया पीपल्स पार्टी ने, अपने साथ जो लॉयल्टीज थी उनके बायस, लेकिन इसका कोई तस्करा नहीं करता। तस्करा सिर्फ मलक कयूम का होगा, क्योंकि जड़ा फड़िया गया वो चोर, ठीक है ना। मैंने कहा मैं तारीख को दुरुस्त करना मैं सिर्फ ये आपसे अच्छा, वैसे बता by the way, रहा हूं मलिक कि कयूम मैं साहब ने- और आप कैन बी सिलेक्टिव इन आवर चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल्स आर इवेंट्स, बट द नेशन नोज बेटर। जैसे ये हुआ था ना, मैं इमरान शफकत दोनों सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास बैठे गए,
जब ये फैसला आया कि जब तैरता हुआ तब सब नज़र आ रहा है, हाँ तो उन्होंने कोई बात की, एक तरह से पैगाम था। उसके बाद मैं और इमरान शफकत दोनों मलिक क़यूम साहब के घर अकरम रोड पे, जस्टिस अकरम रोड पे उनके घर चले गए। हमने उनसे बात की, यही बात जो वहाँ बताई गई थी वही बात हमने की कि ये अगर हो जाए तो ये हो सकता है, ये फलां फलां फलां। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा फ़ैसला है ना, अगर उसमें ख़राबी थी और इनमें जुर्रत थी तो ये फ़ैसला मेरा कलअदम करते, अपील मंजूर करते। अपील मंजूर क्यों नहीं की उन्होंने, रिमांड क्यों किया केस? मलिक क़यूम तो उसके पास तो दलाइल थे, और एक और जज जिनके पास ये पहले लगा था, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, वो टेप आगे अलग बात है, उन्होंने बाहर भी तो उन्होंने भेजा था ना, एमिन मलिक साहब ने आप दसी कैद से भी तो उन्होंने बचाया था ना। रिटायरमेंट के बाद एक और जज थे जिनके पास ये केस लगा लाहौर हाई कोर्ट में, पहले उनके बेंच में, उन्होंने इनकार कर दिया, सुमा माजरत कर ली कि मैंने नहीं सुनना। जब ये मलिक क़यूम वाला मामला आया ना, वो जज उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जा चुके हुए थे, तो मैं उनके पास बैठा था। मैं कहा तुसी तो बड़े टाइम ना निकल गए। उन्होंने कहा देखिया सेहत में किमें निकले हैं, एक केस सजा वाला केस सी। हाँ मलिक क़यूम साहब ने, मैं और इमदाद थे इकट्ठे बराबर, मैं नहीं था लेकिन तूने बताया था, उनके दफ्तर में थे ये, जब वो प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की तो उन्होंने कहा यार कि दरवाज़ा कोई मेरा कमरे का बंद कर देना तो मेरा सांस घुटना शुरू हो जाएगा। तो वो औरत थी, तो मैंने उसको पहले बता दिया था कि यार सजा होने लगी, तू निकल जा। अपना ECL से नाम निकलवाया था। हाँ ECL से नाम निकाल के वो सारा कुछ फिर उन्होंने किया था। इमदाद साहब आप रह गए इस सारे मुद्दे में। मुद्दा बेसिकली ये है कि इस लड़ाई का अंजाम आपको क्या नज़र आ रहा है? जो इमरान खान साहब की हमारे सबके ख्याल में तो कोई मोहब्बत में जज प्रोजेक्ट इमरान खान लड़ रहे हैं, उनके ख्याल में हक सच की लड़ाई लड़ी जा रही है। पाकिस्तान के बहुत से, सुन लें, पाकिस्तान के बहुत से लोग इसको हक सच की लड़ाई समझते हैं ना। उनको लगता है कि जी के मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, जहांगीरी साहब हों, व्हाट्सएवर जितने भी आप नाम ले लें, वो हक के लिए खड़े हो गए हैं। तो इवन इमरान खान साहब कहते हैं कि जज खड़े हो गए हैं हक के लिए। तो आपको ये देखिए बात ये है कि जो है ना, एक मिनट का सब चीज़ हाँ मैं गुजारिश करता हूँ सर, मिनट का सब जवाब दे देंगे। देखिए अगर तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब अब जज लगे हों, हाँ और उन्होंने अहमद फराद का मुकदमा उठा लिया, हाँ और उन्होंने वो क्या है मुनसिफ हो तो फिर हशर उठा क्यों नहीं देते? हाँ उन्होंने हशर उठा दिया, हाँ और मुझे अच्छा लग रहा है सही कि यार ठीक है, देर से सही वो कर रहे हैं, हाँ। ओके। लेकिन सर इससे पहले कब से लगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब? कितना अरसा हुआ है उनको? और बार बार मिसिंग 8 साल बार बार मिसिंग पर्सन्स के मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये कमीशन भी बना हुआ था। भाई कमीशन के सरबराह को जब PDM की पिछली हुकूमत ने हटा दिया था जावेद इकबाल को, तो किसने स्टे दिया था उस पर? इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अतर मिनल्ला साहब सर, अतर मिनल्ला साहब जी सर। बात यह है कि ये नहीं हो सकता कि आपका मूड हो तो आप इंसाफ करें, आपका मूड ना हो तो आप इंसाफ ना करें। आपके फायदे में हो। मैं फायदे की बात नहीं कर रहा, मैं फायदे नफे नुकसान, मैं फायदे और नफे नुकसान की बात नहीं कर रहा सर। जज का मूड नहीं होता, हाँ जज के सामने जो मामला है उसको आइन और कानून के मुताबिक देखें। और मैं बतौर शहरी, बतौर जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ चले यार आज से शुरू कर रहे हैं ना, तो फिर ये इसी तरह चले सिलसिला, ब्रेक ना लगाएं कि फिर हाँ फिर बाकी जो कैदी हैं वो कैदी नहीं है, हाँ ठीक है। मतलब हमें पता है कि जी किस चक्कर में बुशरा बीबी जो है वो बनीगाला में थी और किस चक्कर में उनको जेल भेजा गया, हमें पता है। नहीं दस और पिटिशनर की ख्वाहिश में नहीं भेजी गई, हाँ हाँ इसलिए तो गुस्से होकर बैठी है जी, इसीलिए तो नाराज होकर बैठी हुई है। गर्मी बड़ी है अंदर। सर चौधरी साहब आपकी बात करना चाह रहे हैं? नहीं वही मैं बात अच्छा। ये जो बात कर रहे हैं इंसाफ, जो इंसाफ के जो म्यार भेजा गया है। जो म्यार इमरान खान की मर्जी अगर होती है। सुप्रीम कोर्ट एक म्यार सेट कर देती है, सख्त है या नरम है, लचक है या बगैर लचक के है, उस पर कायम रहना चाहिए उसको। पैरामीटर्स इंसाफ के एक ही होने चाहिए। अब पनामा कामा वाला जो है, वहाँ जो पैरामीटर सेट किए सुप्रीम कोर्ट ने, वो मेरा ख्याल तक जब शेख रशीद वाला मामला आया है उन्हीं फुटेज पे, उन्हीं बुनियादों पे, तो वो भी ताहजात नैल होंगे। लेकिन उनकी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। नवाज शरीफ की ज़बान बंदी हुई कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको
टीवी कवर नहीं करेगा, उनकी खबर नहीं चलेगी, उनकी तस्वीर नहीं चलेगी, अदालत का फैसला। और कुछ जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने गए, पिटीशन डालने की पिटीशन डाली। इतना आसमा आसमा शिराजी, मंसूर अली खान और तूफान बदतमीजी उठाया गया कि जी कि ये कौन होते हैं कहने वाले ये। अच्छा, और फिर अब इमरान खान के टाइम पे कहते हैं कि ज़ाहिर राय की आज़ादी होनी चाहिए। भाई नवाज शरीफ को भी आपने गलत बंद किया था, या तो आपने वो फैसला ख़त्म करे आप, जी अगर वो फैसला मौजूद है, अगर नवाज शरीफ की ज़बानबंदी का फैसला गलत था तो उसको फैसले को ख़त्म करें। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता कि आप फैसला भी मौजूद है, नवाज शरीफ का फैसला मौजूद रहेगा, ठीक है, लेकिन इधर जो है रोज़ाना चलेगा टीवी पे। मैं ना उसके हक में था ना इसके हक में हूँ। तो मसला ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी अदलिया जो है वो सबसे बड़ी मुजरिम है इस मुल्क की। जी देखिए, चोर तो चोरी करेगा, हाँ, चोर को पुलिस वाला पकड़ ले और जज छोड़ दे, आइन तोड़ने वाला ताले आजमा आइन तो तोड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों उसको बार बार वैलिडेट कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, आज काजी फायसा साहब बिल्कुल बजा तौर पर कह रहे हैं कि जी हमारी तारीख जो है वो इस तरह की उससे भरी हुई है, और वो किसने कहा था, मंदोखेल साहब ने कहा था कि तस्वीरें हटा दें इन जजों की जिन्होंने, तो उन जजों के खिलाफ भी अदलिया को फैसला देना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं ना कि जी कि ठीक है, अगर आपने माजी में गलतियां की हैं तो फिर इमरान खान साहब ने रिहा कर दो। सर वो बस गल खत्म हुई। वो इफ्तिखार चौधरी साहब कहा करते थे हाँ, कि उन्होंने कहा जी हमने COD कर लिया है, वो नहीं, हमने माफ़ी मांगी नहीं, आपकी माफ़ी कबूल नहीं है। कहा गया जी आपने भी PCO पे हलफ उठाया था, वो कहते हमने तो अपना काम ठीक कर लिया, हमने तदारुक कर लिया। भाई अपना तदारुक मान लेते हो, दूसरों का नहीं मानते। जी जी, वो जो फैसला था ना फुल कोर्ट का, हाँ, PCO वाला 2007 वाले PCO वाला, उसमें इन्होंने रिपेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपनी गलतियों में नजरिया ज़रूरत के हवाले से, कि उसमें हम माजरत का है, जो भी रिपेंट पछतावा है, जो भी वो उन्होंने इज़हार किया था। अदलिया बाद में उस पर भी कायम नहीं रही। अच्छा, उस पर भी कायम नहीं रही, लेकिन मसला ये है कि PCO के तहत, LFO के तहत हलफ उठाया था इफ्तिखार चौधरी ने एक दफ़ा, ठीक है। वो कहते थे कि जी मैं अब पाक साफ हो गया हूँ, एक बार ना करके। नहीं, ऐसा ना कहें, ऐसा करें तो ऐसे लगता है कि आपको भी कोई नहीं ख्वाजा सराफ है। अच्छा एक मिनट, अच्छा थोड़ी सी ना बात अब जरा जजों से निकालते हैं। मैं शुरू करता हूँ। वैसे तो इनका बड़ा अच्छा था मशवरा, वजाद साहब का राय थी कि एक मिनट दें सबको कि अंजाम बताए कि इस सारे जो फसाद का अंजाम क्या होगा, जज रहेंगे या कुछ और होगा। इसका आगाज मेरे से कर ले। हाँ, मैं पकाऊंगा ना। एक मिनट सर, बात यह है कि अंजाम जो है ना, उसके बाद ਅਸੀਂ खुसरे पे भी आना। जी सर। और उसके बाद हमने खुसरों का हमला जो है खुसरों के रूप में आए या वो ख्वाजा सराफ का वो जो भी है। अच्छा देखिए, अच्छा मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसकी मैं वजह बता दूं कि वो हज़रत अमीर खुसरो से जोड़ के खुसरा कहा जाता है, वो बदतमीजी है और इहानत है। उसकी बजाय आप उनको ख्वाजा सरा कहें, चलें ठीक है, जो मुस्तामल लफ्ज़ है। अच्छा, मैं सॉरी जी, मैं माफ़ी चाहता हूं। देखिए, ये जो जुडिशल एक्टिविज्म कहें इसको, जो मैंने कहा अपने मूड पर जज बन जाना कहें, इसका फ़ायदा ही होना है। और दूसरा ये कि जो ये कहा जा रहा है ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊं 2008 से, आपने खुद तारीख देखी है, 2008 से 2013 तक क्या क्या नहीं हुआ था। हुकूमत आते ही तहरीक शुरू हो गई जजेस बहाली की, मियाँ साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल जहन थे, सब मसाइल उन्होंने हल किए। और उस वक्त ISI, फ़ौज और अदलिया मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट थी और वो 5 साल पार्लियामेंट ने पूरा कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो अगर नीयतें साफ़ हैं तो भी अच्छा निकलेगा, अगर नीयतें साफ़ नहीं है तो उनको नुकसान होगा जो सारा कुछ कर रहे हैं। सर मैं जी, हाँ जी, अच्छा, मुझे ये लगता है अंजाम जब भी पाकिस्तान किसी अहम नेगोशिएशन में होता है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान में डोमेस्टिक सतह के ऊपर किसी मनसबदार की तरक्की या रिटायरमेंट होती है, तो पाकिस्तान को सियासत की तशन्नुज हो जाती है। ठीक है, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में अक्सर मौके पे होता रहा है। मुझे ये लग रहा है कि 22-23 मई से लेके 12 जून तक ना, ठीक है, और आज कहीं से मैंने तस्दीक भी की है और उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है, कुछ अहम तकर्रियाँ और तबादले हैं
22 मई से लेके 12 जून तक 3 जून ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਨਾ नहीं नहीं और 12 जून से लेके 12 मई से लेके 22 मई से लेके 12 जून तक कुछ ओहदों के ऊपर अहम लोगों के तकर्रियाँ और तबादले हैं। जुलाई कर लो, जुलाई छोड़े वैसे नहीं जून मैं अच्छा ठीक चलो है तो मैं 18 जून तो अगे नहीं जान दे मूड ठीक तो लिहाजा सर मुझे लगता है कि ये मैंने पूरा- ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कौन आ मुझे ये लगता है कि ये जो सियासत की सतह के ऊपर हमें लहरें नज़र आ रही हैं, ये जो ज़ेरे आब वो वाली कसौनमुखी जारी है, ये उसके असरात हैं। सियासत और अदलिया एक ही बात है आजकल, ठीक है। तो इसलिए हाँ हाँ वो जज जो हैं वहाँ पे बैठ के वो सियासी बयान नहीं देता, वो सियासी बयान देते हैं बैठ के बस अदलिया करो के अंदर। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ नोटिस आवे ਰਹਿਣ ये ਦਿਓ। ਅੱਛਾ शाह जी ਸਰ ਸਰ गाड़ी ਦਾ ਇੰਜਨ ਨਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ तो कुछ दिन आराम न चलाएगी। ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ पुराने पुरजे ने ਜਿੱਥੇ adjust होने दे। ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ जरा एवं गड्डी गर्म हो। शुक्रिया, 1 मिनट आपने दिया है। नहीं मैंने 30 सेकंड दी क्यों? चलो सर ठीक। इसी में गुजर जाएंगे 30 सेकंड। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਾ अच्छा हाँ एक जुमला तो ये है कि नहर पुराने पहरे पे चल रही है ठीक है और अंजाम इसका वही है जो पीछे माजी में होता आया है, क्योंकि मुझे किसी लेवल पे इस मुल्क को मुआशी तौर पे और आइनी तौर पे और सियासी तौर पे ठीक करने की वो ख्वाहिश नज़र नहीं आ रही, जिसके नतीजे में कौमें जो है वो अपनी गलतियों से सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं। सर चलो जो आप- वजाहत साहब ने कहा कि हम सही ट्रैक पर नहीं हैं, इसलिए ये सियासी बयानात हैं। सियासत खेली जाएगी तो सियासत में जो सियासतदान होते हैं उनका तो कुछ भला हो जाएगा, सिस्टम नहीं ठीक होगा। सिस्टम ठीक करने के लिए वो जो सियासत खेल रहे हैं वो सारे खेल रहे हैं, वही जो खेल रहे हैं उन्हीं का भला होगा। चलें। सिस्टम ठीक करने के लिए पार्लियामेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा। ओके जी मेरे ख्याल में कानून की किताब पढ़ लेंगे तो एक दिन में मसाइल हल हो जाएंगे। आइन सॉरी माजरत बिल्कुल थैंक यू। ठीक। आइन की किताब पढ़ लेंगे कि मेरा क्या दायरा इख्तियार है, एक दिन में मसाइल हल हो जाएंगे। न ये किसी की ज़िद होनी चाहिए, न ये किसी की अदा होनी चाहिए। ਆਈ ਤੇ ਕਾਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ कहने ने आइन दी एक कॉपी जेल भिजवा दी। ठीक अच्छी बात है, अच्छी हर एक बात को है, पढ़ना अच्छी चाहिए। बात वो कोई आसमान से उतरा हुआ थोड़ी है। हाँ सही मेरा यही है कि न ये किसी की हार है न किसी की जीत है। ये 25 करोड़ जिंदा इंसानों का मुल्क है, ये किसी की अना की भीड़ नहीं चलना चाहिए। हाँ सर मैं 100% एग्री करता हूँ सही चॉइस आपके साथ हाँ। कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल आखिर में एक छोटी सी खबर कौमी यूथ के लिए कि वो मुर्शद के दीदार की तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि 30 मई को मुर्शद का दीदार नहीं हो सकेगा। अच्छा जी चलो अच्छा वो अब हमने बात करनी है कि रऊफ़ सिद्दीकी साहब के साथ रऊफ़ हसन साहब, मैं माफ़ी चाहना रऊफ़ सिद्दीकी मेरे पता नहीं क्यों मुँह निकल रहा। रऊफ़ हसन साहब के साथ जो कुछ हुआ वो हमने गुफ्तगू करनी है, अभी पेंडिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर बलडोज़ किया गया है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये दो मौज़ूआत जो हैं वो बड़े बर्निंग हैं, इन पर बात करना अगर ना की गई तो मेरा ख्याल है गलत होएगा। क्यों सर तुम ठीक कह रहे हो? तो एक ब्रेक लेते हैं, अब तब तक आप पहली नशस्त मुलाज़ा फरमाएँ, दूसरी नशस्त में ये दो मामलात और अगर कोई जहन में आ गया तो वो भी डिस्कस करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशस्त में आपको खुश आमदीद। और इद्दत केस का फ़ैसला महफूज है, वो आना है। और जो ख्वाजा सराओं वाला मामला है वो रऊफ़ सिद्दीकी साहब के ऊपर रऊफ़ हसन माफ़ी चाहता हूँ रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है बुलडो सर मलिया मिट करता हूँ। बुरे दिनों में आपने कभी बुरे दिनों में कराची में जर्नलिज्म तो नहीं किया? MQM की यादें हैं। सिद्दीकी साहब भी शायर हैं, बड़े अच्छे बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। वो वाला ये अब देखें कौन से लोग एमकेएम वाले अच्छा चलो नफीस लोग अच्छा चलो माफ मुर्शद ने डिक्लेयर किया तो यार इन्वर्टेड कॉमर्स कर रहे हैं, कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स। ये सर जो सेक्रेट वाली बात है ना, मैं हैरान हूँ टीवी चैनल्स पे
पता नहीं वही बात जो पहले इंडक्ट कर लिए जाते हैं कुछ लोग, फिर वो उसी तरह के जहन और उसी तरह की जहन साजी और उसी तरह वो पूरी खबर ही कोई नहीं बता रहा कि मामला क्या हुआ है। जो आपके वज़ीर कानून है, जब जो सेनेट में मामला उठाया तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया। उन्होंने ना मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, मुझे पता है कि इन्हीं के दौर में नोटिस जाते रहे हैं CDA की तरफ से, और आखिरी नोटिस गया है 10 मई को कि जनाब ये आपने ऊपर जो 2 मंजिलें बनाई हुई हैं वो गलत बनाई हुई हैं, और इर्द गिर्द के जो प्लाट हैं वहाँ कंटेनर खड़े करके वहाँ बाथरूम बना दिए हुए। ये जो हतमी नोटिस था उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। वो इर्द गिर्द वाला जो मामला है वो, और ऊपर वाली वो गिराई नहीं है उन्होंने। अच्छा, यानी जो जहाँ दफ्तर है वो नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, अब ये खबर चला रहे हैं कि ये तो जनाब प्लाट हमारा है, प्लाट मुतनाज़ा नहीं है। प्लाट का तो चक्कर ही कोई नहीं है, बिल्डिंग का हमने फलां बंदे से 2007 में ये तो बिल्डिंग का है, नक्शे के बगैर मंजूरी के 2 मंजिलें आपने और ऊपर खड़ी कर दी हुई हैं, और ऊपर खड़ी कर और ऊपर खड़ी कर दी हुई हैं उसके ऊपर इलीगल गैर कानूनी तौर पे। और एक क्लिप किसी ने शेयर किया हुआ था इसके ऊपर नस्ला जो डावर वाला फैसला, जो नहीं एक मिनट, बाबर अवान साहब, हाँ नस्ला डावर वाला लगा, फैसला अप्लाई कर ले इसके हाँ इन पे गुलजार साहब वाला, हाँ, हालांकि मैं इसके ऊपर भी और कर ले। बाबर अवान साहब और इमरान खान साहब एक प्रोग्राम में दोनों इकट्ठे हैं, और बाबर अवान साहब उसे कह रहे हैं, वो क्लिप मिल जाएगा, वो कह रहे 1.5 किलोमीटर तक बनीगाला के जंगल जो है इस बंदे ने घेरा हुआ है, माहौलियात की ऐसी तैसी कर दी है, वहाँ सड़क बना दी है, पता नहीं क्या क्या कर दी है, और इमरान खान कह रहा है कि अल्लाह इसको सच बोलने की तौफीक दे। ये सारे अब इकट्ठे हैं। सही। अच्छा सर, आपने एक तो ये वाला मौजू और दूसरा वो रऊफ हसन साहब वाला। हाँ, रऊफ देखिए, हसन साहब बात वाला जो ये है है वो कि बाद में करेंगे, पहले एक एक करके करते हैं अच्छा, ना। ये वाला जो है ये नॉर्मली जब पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में नहीं होती तो उनके दफातर इलीगल निकल आते हैं। PMLN का निकल आया था, नशई जो थे वो जाके बंद किए गए थे इसाक डार के घर के अंदर, ठीक है, और जो है वो अली डार जो है उसका कमरा खोल के वहाँ पे भी मतलब कि वीडियो नहीं 184H में पता नहीं क्या क्या कुछ कायम कर दिया गया था। तो ये हुआ करता है जो अब पार्टी अपोजिशन में हो उससे इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करने का हौसला रखना चाहिए। और अगर आपको याद हो 184H पे जब कब्जा हो गया था तो गार्डन टाउन में एक 2 कनाल की कोठी थी जहाँ पे जाके PMLN ने अपना ऑफिस कायम किया था, ठीक है। तो ये होता है, मैं इसको एक रूटीन समझता हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए। बहरहाल किसी न किसी लेवल पे के ऊपर कोई ना कोई तो इतना ज़रफ़ दिखाएगा। हम ये तवक्को करते हैं कि शायद हमारी जो इंटेलेक्ट है वो इवॉल्व करके यहाँ तक चली जाए कि कोई एक ज़रफ़ दिखा दे कि ये ना हो। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो पता कैसे चलता है जनाब ये इलीगल इन्होंने कब्जा करके बैठे हुए। वो जो वारदातिये होते हैं ना वो फौरी तौर पे पार्टी को इस तरह की चीज़ ऑफ़र कर देते हैं कि जब पार्टी का दफ्तर वहाँ पे कायम हो जाएगा तो वो लीगलाइज हो जाएगा, उसके ऊपर मोहर लग जाएगी। ये जो वारदातिया होगा जिसने ये घर पार्टी को दिया होगा वो भी बुनियादी तौर पे अपनी वारदात में होगा। तो अब CDA को बहाना मिल गया। तो बहरहाल इसे कोई अच्छा कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं इशू है, लेकिन मैं कोई इसे अच्छा फेल नहीं समझता। नहीं मैं वो तो पार्टी का दफ्तर है तो आसपास के लोग तो वही अवॉइड करेंगे, कोई खरीदेगा नहीं ना, वहाँ हर टाइम शोर शराबा होगा। तो उस अच्छा असल चीज़ ये है कि एक तो 2 इशू है इसमें, एक नक्शे से ज़्यादा अपना इमारत को नीचे ऊपर ले जाना, बिल्डिंग बायलॉज के हाँ खिलाफ। हाँ जी, और दूसरा वो जो आसपास के जो अपना तजावुज़ करना, तो वो तो तजावुज़ हाँ वो तो हटा दी इन्होंने। अब बिल्डिंग को सील कर दिया, ठीक है जी, लीगल है सील कर रहे, लेकिन अब जुर्माना करके बिल्डिंग दे दें उनको। मतलब ये अब या उन्हें कहेंगे वो ऊपर वाले गिरा दे। नहीं सर, जुर्माना भारी करें, छोटा जुर्माना ना, या ऊपर वाली दोनों मंजिलें गिरा दें। वो तो वैसे बनी गाला था भी पूरा पुराना ने जी लीगलाइज किया ना। वो तो सर फिर अगर आपने दे दिया साकिब निसार साहब की एवरीवन वो जो है हाँ वो दे दिया ना आपने, हाँ तो ये अच्छा। अब इशू है ना, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी लेकिन अब आगे पीछे हो गई है, लेकिन इशू ये है कि ये जो रज़ी साहब बात कर रहे हैं ना, बात यही है। इमरान खान साहब के दौर में, हाँ मुझे वो बात आ गई याद, साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब के लिए रास्ते बनाने के लिए KPK में उन्होंने कहा था कि जी जितने लोगों के पास सिक्योरिटी है ना सब वापस ले लें। उसके नतीजे में हारून बलोर शहीद हो गया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इन्होंने रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली थी। उनके ख़ानदान में पहले 2 लोग शहीद हुए थे। और अच्छा लाहौर में
जो नवाज शरीफ साहब के अपना जो 180H मॉडल टाउन है वहाँ से रुकावटें हटा दी, बिलावल हाउस के बाहर से हटा दो सारा कुछ, वहाँ जाकर पीटीआई वाले बैठ जाते थे। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना, माजी में होता रहा वो ठीक था ना अब हो रहा है ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ इलीगल है तो उसके ऊपर एक्शन उसी तरह होना चाहिए जिस तरह किसी आम आदमी के गैर कानूनी काम पर होती है। यहाँ पर फिर ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कब्जा करेगी तो इसका मतलब है कि वो आम आदमी आप अपने वोटर्स को रास्ता उनको दिखा रही है कि ये करो, सही। जिस तरह आप हुआ तो था, स्वाति ने क्या किया था अपने हाँ वो मारा था। सर मैंने कुछ देर पहले ट्रेन का इस्तारा इस्तेमाल किया था, अब मुझे बुलडोज़र का इस्तारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमने 2000 में मुस्लिम लीग नवाज का वो जो है ना जंग के डेविस रोड वाला मुस्लिम लीग हाउस, उस पे गुजरात से लाए हुए लोगों के ज़रिए कब्ज़ा होते देखा। 2016 में अगस्त में हमने MQM के दफातर, अचानक हमें मालूम हुआ अचानक कि ये तो गैर कानूनी बने हुए हैं, इलीगल बने हुए हैं पूरे शहर में जितने दफातर जो थे। फिर अब हमें पता चल रहा है कि ये 2 मंजिलें जो हैं ये गैर कानूनी है। वैसे वो 300 कनाल बनी गाला वाले वो 12 लाख में रेगुलराइज हो सकते हैं। वो जो प्लाजे वाला मामला था उसमें ठीक है। जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कानून की एप्लीकेशन का इन्हिसार इस पर नहीं होना चाहिए कि कौन हुकूमत में है और कौन हुकूमत में नहीं है। उस सियासी जमात का वो दफ्तर है। क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज जो सेनेट में बयान दिया वो मैंने उसी तरह से पढ़ा जैसे बाकी दोस्तों ने पढ़ा। क्या किसी अखबार में उसके बारे में कोई इस तरह की इतला होनी चाहिए थी ना कि वो नहीं, उसमें मेरा ख्याल है वो हुकूमती ओहदेदारान डरते होंगे कि अगर पहले खबर आ गई तो फ़ौरन कोई स्टे ऑर्डर आ जाएगा, अदालत कह देगी कि नहीं। तो अगर अदालत स्टे दे दे तो अदालत का स्टे गैर कानूनी तो नहीं होता ना। अदालत का हुक्म एज इफ के CDA जो है ना वो कोई मरीख से आई हुई कोई एंटिटी है। मैं आपसे यही तो सही भाई मैं यही असूल अर्ज़ कर रहा हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वजाहतें नहीं देंगे तो कौन करेंगे? CDA जो है मोहसिन नकवी साहब के मातहत है और CDA नई लाहौर से गई है। खैर उर्फत भाई आपकी जब बारी आएगी तो आप अर्ज़ कर लीजिएगा। मैंने अपना जो दरख्वास्त करना थी वो कर दी कि कानून का इतलाक़ जो है वो ये देख के नहीं होना चाहिए कि कौन सी सियासी जमात इस वक्त हमें उसकी आबियारी करना मकसद है और कब उसकी शाखें काटने का वक्त है। सर आप एक प्लॉट पर एक ट्रक ईंटों का उतरवाएं और आपके पास 10 महकमे पहुंच जाते हैं आपके NOCs चेक करने के लिए कि आपके पास इजाज़तनामा है क्या है। विद इन अ डे 24 घंटे के अंदर आपके पास 8-10 महकमे पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो इतने अरसे में 2 मंजिलें बनी होंगी, आसपास पे कब्ज़ा हुआ होगा, तो वो इदारों की पोलिटिसाइजेशन कह लें उसको, नाअहली कह लें कि जो हुकूमत होती है या हुकूमती या ताकतवर लोग जो होते हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता, और जब वो ज़ेरे ताब आ जाते हैं तो फिर बुलडोज़र चल जाते हैं। तो ये हुकूमतों को फ़ैसला करना होगा कि कल को उन्होंने भी ऐसे भुगतना है या अगर इसको रूल्स के मुताबिक वो नोटिस का वो बता रहे हैं ना कि 2 नोटिस वो कहते हैं CDA इनके दौर में CDA आपने जो बात की ना वो चुप करके बैठे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, चुप करके बैठे हुए थे वो CDA वाले। इनका दौर था, वो कहते हैं सेनेट की जो मुतलका कमेटी है ना उसने ये हुक्म दिया था कि जब तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, और उसके नतीजे में जो नजायज़ जितनी भी तमीरात थी उनमें ये भी आता था, इनको भी नोटिस भेजा गया था। अच्छा, ये पूरी बात इसमें ना मैं आपको एक कहानी याद दिला दूं। इस्लामाबाद के अंदर एक घर था जिसने कुछ जगह ऑक्यूपाई की, और फैसल बाउडा और उनकी एंकर बेगम साहिबा जो थी, इन दोनों ने उस बंदे से 1.5 करोड़ रुपया पकड़ा कि हम इसको लीगलाइज करवा देते हैं। अच्छा, CDA से ये बड़ा मशहूर केस है सर। ये जो लीगलाइज करवाने वाले चक्कर है ना, इसमें अदलिया के जजेस हैं, बड़े बड़े जजेस। मैं थोड़े गुस्से में बात कर रहा हूँ। इजाज़त हसन साहब, जिनको हैजा हुआ, जो बड़े बने हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये आप चेक करें जाके कराची में जो बड़े बड़े नामवर और बड़े नेक पाक नाम जो लोग हैं, उनका नाम नहीं मैं लूँगा, मरहूम हो गए एक साहब, कोर्ट ऑक्शन में जो खरीदते हैं घर, ये क्या होता है? कोर्ट ऑक्शन में बैंक डिफॉल्ट हो गया और जनाब फिर वो जो
जज साहब जो है वो कोर्ट एक्शन मुकर्रर हो गया जनाब, 50 लाख का घर 25 लाख में मिल गया जनाब, क्यों ले लिया तुमने? एक जज एतराज़ करता है उसके ऊपर, जनाब ये तुमने घर क्यों खरीद लिया? वो इसलिए जनाब मैंने मेरे पास कराची में घर नहीं था। उन्होंने कहा तेरे को एक्शन वाले घर लभ्या, फलक शेर साहब ने उन्हें ताने देते बह के उथे। और यहाँ लाहौर में एक घर है, ये एक तो मुज़ाहर नकवी वाला घर है ना, एक और घर है यहाँ जो सबसे नेक नाम जज हैं, गैर जानबदार, और हर कमीशन जो है वो उनको मुकर्रर किया जाता है। उनका नाम है तसद्दुक़ जिलानी साहब। किला नमा घर है, वो किसका घर है? पौड़ियों के बोल लिया वो जवेद समथिंग कोई था यहाँ सेक्रेटरी बल्दियात, और वो जो थे ना ब्रिगेडियर अमजद चौधरी, उनका दामाद है, उनका घर था। वो फटा पड़ गया घर का, वो किसी मेजर जनरल साहब के पास था घर किराए पे, वो मेजर साहब छोड़ नहीं रहे। और कानून ये है कि कंटोनमेंट में जाकर ना बोर्ड में वो खाली करवाने के लिए, जैसे हम अदालत में वहाँ जाना पड़ता है, कंटोनमेंट बोर्ड ने हक में दे दिया फैसले जो मालिक थे उनके हक में। लाहौर हाई कोर्ट से वो फैसला बरकरार रहा कि ठीक है जी खाली करो। अब ब्रिगेडियर साहब पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस जाके लगे इफ्तिखार मंचौरी साहब के पास। एक जज साहब इफ्तिखार मंचौरी को हकीकत बयान करते हैं, भाई जी ऐसे ऐसे मामला है, और वैसे भी दो फैसले इकट्ठे, जब दो फैसले आ जाए ना, दो फैसले जब आ जाए इकट्ठे, हाँ सीजे, दो फैसले जब इकट्ठे आ जाए निचली अदालतों के, तो फिर अदालत कहती है 2 अदालतों का फैसला अपील में वो उसको लिफ्ट ही नहीं करवाते। जज साहब बैठे हुए पूछे उनसे, वो जज साहब ने जो थे तसद्दुक़ जिलानी साहब, उनके बाद चीफ जस्टिस बनने थे, और फिर जो मर्सिडीज बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी उनका भी इशू था, बहुत सारे मामला थे जो उन्होंने सेटल करने थे। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ऐसा करें, आप रिमांड कर दें, फैसला ना करें, रिमांड कर दें, लाहौर हाई कोर्ट को भेज दें। और लाहौर हाई कोर्ट को भेजा। लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से मैनेज किया गया, यानी वो हाथ खड़े हो गए असल मालिक दे। और तसद्दुक़ जिलानी ने कहा तुम मेरे बच्चों में आपे मेजर जनरल को कब्जा लेना, और हर कमीशन च उस बाबे का नाम ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਛੱਡੋ यार किने मतलब कि बाबा इधर कमीशन अनाउंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, मतलब शर्म ही नहीं आती है ऐसी उम्र च यार। मेरी गल सुनो। और अगली गल मुफ्त वो काम ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, लेकिन बाबा ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਲੈਂਦੇ ਨੇ 70%। ਔਰ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ 70, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 70% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ 80% ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 70-80% ਲੈਣੇ। 12 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ 8-9 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਨੌਕਰ ਬਿੱਲ ਸ਼ੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ, ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਤੌਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਬਤੌਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਇਹ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇਣਗੇ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਮੁਫਤ, ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। वैसे ना पंजाब च हत्तके इज्जत कानून पास हो गया है, जरा ध्यान दें। अच्छा तो हुकूमत ना दे उन्हें पैसे, ये तो हुकूमतों ने डिसाइड करना है कि हुकूमत ना दे उनको पैसे। जो अगर वो जारी कर देते हैं दियो। तो फिर दोबारा चले जाए। अदालतों में भी बार बार कुछ ऐसे जजेस आ जाते हैं जिन पे हमें ट्रस्ट होता है कि वो ठीक फैसले कर दें, तो बार बार चले जाना चाहिए। इसमें कोई ऐसा हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक करना है। और ये हुकूमतों ने, सियासी जमातों ने और उन्होंने करना है। अच्छा, आपका जो सवाल था वही जी कि बिहार के वो जो पीटीआई का ऑफिस, मैंने उसका थोड़ा सा जवाब दे दिया था कि ये सियासी इंतकाम उसकी वो बन जाती है शक्ल। बिल्कुल जेन्युइन केस होता है, लेकिन सियासी इंतकाम की शक्ल इसलिए बन जाती है कि जब वक्त पर उसको नहीं रोका जाता, उस वक्त लेवरेज दिया जाता है, और जब वो पार्टी ज़ेर ताब होती है उस वक्त उस पर एक्शन ले लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से ठीक हो जाना चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ तकरीबन नूरुल्लाह साहब से बात से, तकरीबन सबकी बात से। देखिए ये जब बन रहा था तो उसको उस वक्त रोकना चाहिए था। अभी तो मेरे ख्याल में एक खबर भी है आपके नाजरीन के लिए कि एक दौड़ लगी हुई है कि कौन कितनी ज़्यादती करके अपनी CDR कितनी बेहतर करता है। एक दौड़ लगी और ये मेरे ख्याल में गिरने अभी और भी दफातर गिरेंगे, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी हो, चाहे वो हुकूमत भी हो, एक हमारे यहाँ सर एक रिवायत बन चुकी है, पुलिस वालों से पूछो ना, वो कहते हैं साहब हम तो मुलाजिम हैं, जो भी हुकूमत में आएगा हमने उसको सलूट करना है। ये सर थिंकिंग ही गलत है। वो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, जो गलत करेगा उसका रास्ता रोका जाएगा। तो फिर इस तरह की पोलिटिसाइजेशन, इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगे। काश CDA सर, ये कुछ LDA या KDA थोड़ी है, CDA है। जब ये बन रहा था उस वक्त आप रोक देते।
लेकिन अब चूंकि नया नया बंदा लाहौर से CDA शिफ्ट हुई है, लाहौर से CDA इस्लामाबाद गई है नई नई, तो इसलिए इस तरह के और भी काम अभी पढ़ने हैं। अच्छा, जो CDR कह रहे थे, एक मिनट, सिर्फ वो CDR जो कहते हैं, आप शायद ACR कहना चाह रहे हैं। ACR मैं कह रहा हूँ, क्लियर हो गया सर। वो वो मोहसिन ACR साहब के अंडर है। अभी आपने जो सर अभी आपने जो फरमाया कि अभी मज़ीद ऑफिस गिरेंगे, एक क्योस पैदा करने की कोशिश है, बिल्कुल जिसकी मोहब्बत में आप मुब्तला उसकी तरह। या तो बताएं ना कि कौन सी ऑफिस गिरने हैं बिला वजह। ये जो ऑफिस जिसके जी सनसनी फैलाने की उनकी आवाज़ नहीं है, जरा दीजिए। सर मैं कहता हूँ सर सनसनी फैलाने की कोशिश है सर। और सर ये जो कार्रवाई की गई ये लीगल कार्रवाई थी, लेकिन टाइमिंग गलत है। आपने जब 2020 में नोटिस जारी किया, उस वक्त तो उनकी हुकूमत थी, आपने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने 2021 में नोटिस जारी किया, आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? अब दानिस्ता तौर पे ऐसे वक्त में कार्रवाई की जाती है कि जिससे आप एक जालिम को मजलूम बनाने की कोशिश करते हैं, और ये भी इस कौम के खिलाफ साजिश की जाती है। मतलब इमरान खान साहब हैं या उनकी जमात है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है सिवाय यहाँ पे वो सियासी अदब इस्तेहकाम, इंतशार पैदा करने, अफरा तफरी पैदा करने, हैजान पैदा करने के, मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो जनाब अली मजलूम। सर टाइमिंग गलत है, और मेरा ख्याल है कि ये भी यूज़ हो रहे हैं। हो सकता है कि वो कार्रवाई करने वाला भी कोई यूथिया बैठा हो जिसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, वहीं से आ जाएं कि ये जो दोनों भाई जो है हमारे, इनको हमने वो बनाया हुआ जैसे वो इरिगेशन होता है टेल एंड, जब तक उधर टेल एंड तक पहुंचता पानी खत्म हो जाता है। अच्छा जी, वो रऊफ रऊफ हसन साहब, हाँ जी, सर वैसे उनके साथ जो हुआ है वो काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन उनको भी गौर फरमाना चाहिए। जिस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसको उस पर भी उनको जो है ना वो थोड़ा सा सर आप जानते हैं जिनके खिलाफ कह रहे हैं, मैं अच्छा वो वहाँ से नहीं आए होंगे, मैं नहीं ये कह रहा कि वो वहाँ से आए होंगे, ये ख्वाजा सलाह ही हो सकती है, ठीक है। लेकिन एहतियात ये है कि आप जब बात करते हैं तो आप सोचते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बोल भी जाते हैं। और रऊफ हसन साहब जो कर रहे हैं उसके पीछे एक साइकी है जो मुझे समझ आती है। वो शायद नहीं, वो मैं उतनी ही बात भी कर रहे हैं, साथ धमकियां भी। सर मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा। मैंने ये कहा कि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन उनको भी एहतियात करनी चाहिए। और दूसरा वो जो जिस टून पे वो जाके इस वक्त खेल रहे हैं ना रऊफ हसन साहब, सर उसके पीछे खौफ है फवाद चौधरी साहब। देखिए ना, फवाद चौधरी साहब के भी वो चल रहा है कि जी वो शायद PTI में वापस आ जाएंगे, और अगर फवाद चौधरी साहब PTI में वापस हों तो फिर रऊफ हसन साहब तो कहीं कंसीडर नहीं होंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि वो अगर इस लेवल पे जाके इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो वो इमरान खान को खुद करवाया क्या? सर अभी आपकी बारी आएगी ना, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। वो फाउल प्लेइंग की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक, तो वो जो कर रहे हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ इमरान खान को थोड़ा सा वो पैगाम देने की कोशिश है, सर मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, अगर इनके खिलाफ इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करनी तो वो मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरा ठीक जी। सर मुझे तो इस पर बात बंदा क्या बात करे, मेरे ख्याल में मुखालफिन को बर्दाश्त करना चाहिए। और जो भी है देखें ये कौन बर्दाश्त नहीं कर रहा। और मुझे ना उस दिन मुझे उस दिन मैंने लगा कि कुछ थोड़ी डिवीजन है या क्या मामला है। मैं अपने तौर पर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि बड़े फर्शनास हैं हमारे वज़ीर दाखिला साहब भी और IG साहब भी, तो मुझे यकीन है कि वो उसकी तय तक पहुँचेंगे। सही, तो मेरे ख्याल में इसकी तय तक पहुँचना चाहिए। इस वाक़े ने इंटरनेशनली भी हमारे लिए कोई अच्छे असरात नहीं छोड़े। मैसेज तो आप बाहर जाएंगे तो आपको फूल पड़ेंगे कि आपके लोगों को, पॉलिटिकल लोगों पे ख्वाजा सराय से हमने कर। अच्छा, मसला ये है कि अच्छा नहीं उस पर अच्छी बात है, दुनिया से पैसे मांग सकते हैं आप, दुनिया से पैसे नहीं, इनका ख्याल है दुनिया से पैसे नहीं मांगने चाहिए, उनसे इमदाद मांगनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए हमारे मुल्क में आके हमें बचाओ। अच्छा ये और बात है कि अली अमीन गंडापुर का ख्याल है कि US एड कहने से शर्मिंदगी होती है, AID कह दे तो फिर शर्मिंदगी नहीं होती, फिर इज्जत बरकरार रहती है। मतलब अगर उसको USAID कहेंगे तो फिर वो इज्जत और एहतराम के साथ मिल जाएगी। चले बार वो जी, अच्छा जल्दी मुकाओ, टॉपिक ज़्यादा है। पहले भी था, दिन पहले भी था। 14 एम्बुलेंस
उधर भी 12 नहीं है। हाँ, 14 एम्बुलेंस इसलिए ली हैं कि अब चूंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ चल पड़ी है तो कुछ लोगों को पड़ने हैं गश और कुछ को पड़ी हैं मिर्गियाँ, तो वहाँ पे तो सहूलत की सेहत की सहूलियात नहीं है, और शिफ्ट करने के लिए ली है। अच्छा, रऊफ हसन साहब के साथ जो हुआ है वो ज़्यादती है। ज़्यादती सेंस में मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए जो भी ज़िम्मेदार इदारे हैं, पुलिस है और दीगर इदारे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, उन्हें चाहिए इन्वेस्टिगेट करें और जो मुजरिम है उनको पकड़ें। और ख्वाजा सराओं के हवाले से इससे पहले भी मतलब किसी एक को पर्टिकुलर या किसी कम्युनिटी को वो नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले भी कुछ वाक़यात हो चुके हैं जैसे पुलिस पर अटैक और इस तरह से चीज़ें, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही होती है माशरे में, मुख्तलिफ जगहों पर उनके साथ भी ज़्यादती हो रही होती है। तो उसके लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कहीं उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर वो कहीं ज़्यादती करें तो उनको भी कानून के कटारे में खड़ा करना चाहिए। और इसके लिए CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, उनकी तस्वीर आ चुकी हैं, उनकी वीडियोस। कि ये हमारे लोग नहीं। अच्छा, आपका उनसे ताल्लुक़ रब्ता होगा, मुझे नहीं पता। मसला ये है कि मैं तो हुकूमत की बात नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि उनकी वीडियो फुटेजेस और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हुकूमत को और जो मुतलका इदारे हैं उनको चाहिए कि जो मुजरिमान हैं उनको पकड़ें और उन्हें सज़ा देनी चाहिए। हमें रऊफ हसन साहब से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो एक पाकिस्तानी शहरी है और उनका उसी तरह उनके राइट्स हैं जैसे मेरे या बाकी दूसरे शहरियों के हैं। सर, रऊफ हसन साहब जिस भी लहजे में बात करते हों और जो भी कहते हैं, उन पे हमला काबिल मज़म्मत है, गैर मशरूत तौर। एक जुर्म या एक गलत बात दूसरी बात का जवाब नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे मुल्क में सहाफ़ी मुहिब्बे वतन हैं, अदलिया मुहिब्बे वतन है, ब्यूरोक्रेसी मुहिब्बे वतन है, ताजर मुहिब्बे वतन है, इसी तरह से एक कौम का काबिल एहतराम तबका अब तक हुब्बुल वतनी से आरी था। हमारे जो ख्वाजा सरा बहन भाई हम वतन हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले एक सहाफ़ी पे इसी तरह से चैनल के दरवाजे पे, मुझे नाम मालूम था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था की वजह से, उन पे ख्वाजा सरा ही के हवाले से ये बात हुई थी। फिर ये खानिया वाला वाक़या हुआ। तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि ख्वाजा सरा जो है वो हमारा एक मार्जिनलाइज जो तबका है वो हुब्बुल वतन के मुहिब्बे वतन लोगों के सब में शामिल हो गया है। एंड मुमकिन है कल कुछ मान बात भी नज़र आए, आपको वोट भी देंगे। सही। सर देखें, एक तो बहुत अफसोसनाक शर्मनाक अमल है ये। हम तो यूँ बात कर रहे हैं कि जैसे ख्वाजा सराओं ने किया है। बात ये, ख्वाजा सरा जो है वो बहुत पुरअमन कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा मजलूम कम्युनिटी है। हाँ, इतना ज़रूर है जो खारिया में हुआ था वो कभी कभी चिड़ी भी जो है वो बाज़ के ऊपर झपट पड़ती है, तो ये वो वाला रिएक्शन था। ख्वाजा सरा तो बेचारे हमेशा मजलूम, उनको तो हम इंसान ही नहीं तस्लीम करते यार। वो अपने राइट्स के लिए सड़कों पर होते हैं, वो कभी लड़ नहीं सकते, कभी झगड़ नहीं सकते, वो हमारी खुशियों में आते हैं, घरों में आके बधाई वो देते हैं, मुबारकबाद देते हैं आके। और वो उनका तो अच्छा, दूसरा वो महदूद कम्युनिटी है, वो कोई इतनी तादाद में नहीं है कि वो छुपे रह सकें, वो रहते ही ग्रुप्स में हैं। इस्लामाबाद में जेनुइन ख्वाजा सरा जो हैं वो उनके गुरु को पता होगा कि कितने हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। लाहौर में सबको पता होगा उनके जो ख्वाजा सराओं के, सर वो तो बहुत होते हैं, लेकिन अब वो एक अलग टॉपिक है ना। तो वो जो ख्वाजा सरा जो प्रॉपर जो मांगते हैं या जो गाना बजाना करते हैं, उनकी कम्युनिटी में सबको पता। पाकिस्तान भर में कितने ख्वाजा सरा उनको पता होगा, उनका प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, वो ये हरकत करके बच नहीं सकते। तो लिहाजा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिन्होंने भी किया है उनको सामने आना चाहिए। और जिस अंदाज में वो आए हैं वो मतलब ये वो सर, आप वारदातिया इंसान जो है ना, वारदातिया, वो इस एतमाद के साथ आ सकता है। कोई क्रिमिनल्स होंगे, कोई भी होंगे, कभी भी जो मतलब फर्स्ट टाइमर जो हो किसी भी जुर्म में, सर उसके तो हाथ कांपते हैं। ये तो आनन फानन आए, एतमाद के साथ निकल गए, तो ये हाँ वो तो कई सवाल है। हाँ, कई सवाल है। लेकिन मसला ये है कि हम हर बंदा ये कहते हैं ख्वाजा सरा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत करते। मैं भी जब कह रहा था तो मेरी मुराद ख्वाजा सरा नहीं। सर रईस साहब, देखिए, पहली तो बात ये है कि ये बात अभी तय होना बाकी है कि ये लोग ख्वाजा सरा थे भी या नहीं थे। उनके रूप में थे।
जब उनका रूप किसी ने धारा हुआ था। लेकिन मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार जो है वो फवाद चौधरी साहब को समझता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्टों सामी इब्राहिम और मुबशर लुकमान पे एक ही 2 मुख्तलिफ मौके के ऊपर फिज़िकल अटैक किया, फिज़िकल एग्रेशन किया व्हेन ही वाज मिनिस्टर। और उन दोनों ने पूरा जोर लगाया, उनका केस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे ही नहीं बढ़ने दिया इस शख्स ने, ये जो सबको डकारता फिरता है ना। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये भी दिखाया कि ये अदालत के अंदर दौड़ें लगाते और हाँफते कामते भी दिखाए अल्लाह तबारक व तआला ने। अगर वो वाली बात को वहीं पे इन्वेस्टिगेट करके इस अग्रेशन को रोक दिया जाता तो फिर किसी के ज़हन में ख्वाजा सरा से हमला करवाने का भी आइडिया ना आता। ठीक है। अच्छा, फिर समी इब्राहिम के ऊपर ख्वाजा सरा का अटैक हुआ। समी साहब ने उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, बजाय इसके कि मेरिट के ऊपर निपटते। नहीं हो सका, कुछ भी ना हो सका, ना वो पोलिटिसाइज हो सका, ना मेरिट पे तय हो सका। एक और चीज़ पाइल अप हो गई और उसके बाद हमें ये नज़र आया। ठीक है, ये वाला अटैक मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अगर इसको निपटा लिया जाए और इसको अल्टीमेट जो एंड तक पहुँचा लिया जाए तो ये आइंदा आपकी और मेरी इज़्ज़त महफूज हो सकती है। वरना किसी भी दिन यहाँ से बाहर निकलते हुए 2 खुसरे कि एने मैनू छेड़िया और दूसरे 2 चपेड़ा करवा दी तो मेरे पल्ले रह की गए। हम तो लोगों को सफाइयाँ भी देने जोगे नहीं रहेंगे, इतनी शर्मिंदगी होगी। और कि मैं की कीता है, 10 मैं की प्यार विचों कटे सर। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इसको अल्टीमेट एंड तक जाना चाहिए। अगर ये मीर शेर अफजल खान मरवत साहब ने हायर किए थे क्योंकि उन्हें तकलीफ थी कि उनको पीटीआई में से निकलवाने के अंदर इन्होंने किरदार अदा किया है, फिर भी ये बात डिटरमिन होनी चाहिए। जो कुछ भी है, तेल का अपना दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर, ये जो रऊफ हसन साहब हैं, उन्होंने ख्वाजा सराओं के खिलाफ तो कोई बात की नहीं थी। हाँ। वो तो किसी और के खिलाफ बात कर रहे थे। तो फिर जो आमिर फारूक साहब, आमिर फारूक साहब ने खिदमत आयर की थी। नहीं, वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ बात, दूसरे के खिलाफ भी, और मैं भी शायद अदारों के खिलाफ, जो भी जिनके खिलाफ बात कर, उन्होंने कोई बात नहीं। अच्छा, अदारों के खिलाफ उन्होंने 9 मई के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा 9 मई के बाद जिस तरह बात कर वो यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे ये तासर जा रहा है कि शायद 9 मई वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिएक्शन में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका नतीजा बज़ाहिर फौरी तौर पे जहन इस तरफ जाता उसी तरफ जाता है ना कि वो मरवत की तरफ क्यों नहीं जाता? नहीं, वो तो बहुत बरीक सोच वाला बंदा जा सकता है ना उधर। असी तो सत्य जी गल करते जो सामने जो नजर आ रहा, असी तो नहीं गल पता नहीं कौन वारदात पा रहे। दूसरी बात ये है, अब देखें ये PTA वालों का प्रोपेगेंडा, इन्होंने कहा जनाब ये पुलिस ने अपने तौर पे ही FIR दर्ज कर ली। हालांकि उन्होंने तहरीरी दरखास्त दी हुई है, साइन मौजूद है वो। दूसरी बात ये है कि जब वो आए हैं एक दिन पहले भी इन पे ये खुसरो ने इनको घेरा है किसी और TV चैनल के सामने, ठीक है ना। उस वक्त ये भागे हैं, वापस चले गए हैं, और दूसरे दिन भी उन्होंने भागने की कोशिश की। नहीं, सुन रहे वो, अब जब FIR है या जो बयान है इनका, ये नहीं बता रहे कि उसने मुझे घेरा है तो मेरे साथ बात क्या की है, क्या कहा है मुझे। आपने फुटेज देखी होगी, उसमें पहले जब वो एक बंदा जाता है जो ख्वाजा नुमा टाइप जो बंदा होता है, वो जब जाता है तो वो जनाब कोई बात करता है, जिसके बाद ये पीछे हटते हैं। हाँ, एकदम ऐसे पीछे हटते हैं। इसके मतलब है कि उसने कोई बात की है वहाँ पे, उस बात का भी तो पता चलना चाहिए ना। अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और मैंने एक साहब थे, उसको मैं उस बात को उतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन वो इस्लामाबाद वाले जो पुलिस वाले कह रहे हैं हम मुख्तलिफ जो है ना नहज मुख्तलिफ उस पर एंगल्स पे इस पे पहलुओं पे जायज़ा ले रहे हैं। और उसमें एक जायज़ा ये भी है कि पुरानी दुश्मनी का शाखसा ना हो सकता। अच्छा चले, ये तो चले, पुलिस का काम है, वो तो करेगी इन्वेस्टिगेट। वो पुलिस वालों को लिखा होता है, वो जो चेक पॉइंट नहीं बनाते जैसे उस तरह के ये कुछ 7-8 पॉइंट होते हैं, उनमें एक पॉइंट ये भी रखा हुआ है। उन्होंने फिर ये जो है ना अल्टीमेटली निकालना वही है कि ये इसका अपना ऊपर
अच्छा चले अब चौधरी साहब से शुरू करते हैं। आखिरी है ये वाली बात जो हाँ आखिरी सवाल है, अगर कोई जवाब देना चाहे तो दे लवे। एक मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 1 मिनट। तो जो सवाल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत पर रिहाई और हमाद अज़हर साहब का बाहर आना, ये क्या इस तरफ आपको इशारा लग रहा है कि चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सेटल होने जा रही सर ये देख ले, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, सिर्फ तबसरा नहीं है। हाँ। ये जो आला क़यादत है ना इमरान के अलावा, बहुत सारे मामला सेटल हो चुके हुए हैं। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब की जो बाहर आना रिहाई है ना, ये पीटीए वालों को भी हजम नहीं हो रही। अच्छा, ये सोच में पड़े हुए ये क्यों रहा हो गया है। क्या ये बाहर आके अब ये बयान देगा कि अदारों से हम लड़ाई नहीं चाहते, और उन्होंने बयान देना है ये हर सूरत में। और दूसरी बात, हमाद अज़हर वाली जो बात है जो फैसल वाडा साहब ने की है, उससे एक दिन पहले मैंने अपने विलाग में की थी। हमाद अज़हर साहब का जो बाहर आना है, मंजर आम पे आना, वो इसका काउंटर करने की कोशिश है। ये दोनों इकट्ठे नहीं है, इनको काउंटर करने की, क्योंकि इनकी जो सियासत है, परवेज़ इलाही से बाहर निकल जो बयान दिया है, वो तो अपने आप को उन्होंने गुजरात तक महदूद किया, गुजरात तक कि गुजरात में बड़ी ज्यादती होगी। मैं शजात के बच्चों से उस वक्त तक नहीं मिलूंगा जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं हो जाता है, यही कहा है ना उन्होंने। हाँ, तो अब तो अब मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये जो है ना, वो वाले लोग जो कहते हैं जनाब अदारों के साथ मुहादरा नहीं करनी चाहिए, वो उन लोगों को, और वो जो अडियाला वाले हैं उनके साथ कोई नहीं है। सर अच्छा, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको अर्ज कर दूं, हर वो लेकिन बंदा, मिनट एक है, 1 मिनट, हर वो बंदा जो माइनस इमरान खान के ऊपर बिलीव करेगा उसके लिए रिलीफ मिलेगा, पहली बात। और ये रिलीफ उस सिलसिले की एक कड़ी है, एक बात। दूसरी, उन्होंने आते ही एक ट्वीट डिलीट की है। उस ट्वीट का आखिरी फिक्रा था कि मैं आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वो ट्वीट अब उनकी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद से वो मुकम्मल खामोश है। मेरा ख्याल है कि कहानी पूरी खुल जाती है यहाँ पे। सर नहीं, लेकिन उन्होंने रिहाई के बाद जो पहली स्टेटमेंट जारी की है ना, वो ये है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो वो ट्वीट हो सकता है डिलीट हो गई हो। बात बिल्कुल ठीक है। चौधरी परवेज़ इलाही, जब इमरान खान साहब रोज़ाना कमरजाद बाजवा को जानवर न्यूट्रल कहते थे, तो उस वक्त दोनों बाप बेटे जो है वो कहते थे कि जी हमें तो बाजवा ने भेजा था। वो तो कहते हैं हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। 9 मई के बाद भी उनका स्टांस बड़ा क्लियर था, वो कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो वो तो पॉलिटिक्स वही करेंगे जो उनकी मीरास है। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि जो हमाद अज़हर वाला मामला है, हमाद अज़हर ये ज़रा अपना थोड़ा सा टेस्टर मार रहे हैं सिस्टम को, क्योंकि पहले मुराद सईद की बात की गई थी कि वो भी आएंगे, तो मुराद सईद की बात से पीछे हट गए कि वो भी नहीं आएंगे। तो अगर अदलिया अदालतें जो हैं वो इसको हमाद अज़हर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और उनको गिरफ्तार नहीं होने देती, तो फिर मुराद सईद भी आएंगे और बाकी भी आएंगे, फिर ये एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने टारगेट रखा है बजट का, कि बजट नहीं पास होने देंगे, बजट नहीं मंजूर होने देंगे। तो उस तरफ ज़रा थोड़ा सा अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि मैं बात मुकम्मल कर लूँ। इधर ही बस हमाद अज़हर साहब ने कहा पेशावर हाई कोर्ट से हम लेंगे। 51 मुकदमात में इनकी जो प्रोटेक्टिव बेल है और राहदारी बेल वो पहले ही हो चुकी है। 51 मुकदमात हैं, उनमें दोबारा कैसे जाएंगे? अदालत कहेगी ना पहले भी आपको कहा था आप जाके मुतल्लिका अदालतों में जाएं। सही, वो कौन सी अदालत है जो इतना रिलीफ देगी? तो ये जो इनका वर्कर मायूस हो गया है ना कि यार पार्टी तो निकल नहीं रही, अपना तहरीक का ऐलान होता है लोग नहीं निकलते, तो वो उनको ज़रा बजट तक एंगेज रखने के लिए कि जमात अज़हर भी आ गया, बाकी भी आएंगे, ज़रा तगड़े हो जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर तीनों भाइयों ने जो बात कही है, मैंने जो कहना था वो कह दिया जी। हमाद अज़हर साहब के ख़िलाफ़ केसेस तो मौजूद हैं। इस पेशावर हाई कोर्ट पता नहीं क्या करे। इस्लामाबाद में भी तो कोई पुलिस, कोई FIA, कोई इदारे होंगे, सब सोए हुए थे, किसी को नहीं पता था। वो आया, उसने प्रेस से बातचीत की, खड़े होकर नारे लगाए और उसके बाद वो पेशावर पहुंच गया। तो वो कौन सी उसने सुलेमानी टोपी पहन रखी थी कि वो किसी को नज़र नहीं आया। मसला ये है कि अगर वो इमरान खान से अलग हो जाता है तो क्या जो हमें बताया जा रहा था कि वो बड़े इल्ज़ामात हैं, 9 मई में मुलव्वस था, मुल्क दुश्मन था, हमारे इदारों पे हमला किया, मुल्क से गद्दारी की, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब फिर कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है, कोई सिस्टम ठीक करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम सियासत कर रहे हैं, हम बारगेनिंग कर रहे हैं, हम लोगों से डील कर रहे हैं, हम इमरान खान खेल रहे हैं।
तो फिर इमरान खान तो आज है, कल नहीं होगा, या कल हो सकता है वज़ीर आज़म भी हो, तो हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। हमने अपना मुल्क ठीक नहीं करना। वो जो इमरान रियाज रोता था कि हमें बताया था, ये शुरू में बात भी हो रही थी, बाजवा साहब, इन्होंने रज़ी साहब ने कहा कि बाजवा साहब ने कहा कि हमने उनको कम्युनिकेट नहीं किया। कम्युनिकेट कैसे करते? मसला उठा के जाके इमरान रियाज को हिरासत में रखा ना, और किस तरह से कम्युनिकेट करना था? मसला ये था, नहीं, जो वो लोग थे उनको कम्युनिकेट कर दिया था। असल में वो बदमाश जिन्होंने वो हमें बिठा के बताते थे कि इतने महीने आप इंतजार करना है और दायरों में आपकी तस्वीरें लगा के दिखाते थे कि ये मुल्क दुश्मन है, उनसे नहीं पूछा गया। इमरान रियाज जैसों को तो कम्युनिकेट कर दिया गया था, वो जो उनको चलाने वाले थे उनसे नहीं पूछा गया। इस वजह से ठीक नहीं हो रहा। और अभी हमाद अजहर के केस में भी यही कुछ हो रहा है। इन चीज़ों से ठीक नहीं होनी चीज़ें। सर, मेरे ख्याल में सियासत में टाइमिंग बड़ी अहमियत रखती है, और मेरे ख्याल अब इमरान खान खुल के सियासत करना चाह रहे हैं, और ये उन्होंने अपना पत्ता शो किया हमाद अजहर की सूरत में। और इमदाद साहब सही कह रहे थे कि ये एक टाइमर उन्होंने लगाया है, अगर ये चीज़ चल जाती है, ज़ाहिर है मेरे ख्याल में चल जाएगी। टॉप 5 में मतलूब लोगों में थे साने 9 मई में, तो उसमें एक हमाद अजहर भी थे। तो उसके बाद फिर मुराद सईद आएंगे, मियाँ असलम इकबाल आप किसी दिन सुनेंगे, मे बी मैं कि ये जो अभी रिक्विजिशन पंजाब को असम्बली में जमा करवाई गई अपोजिशन की जानिब से, मे बी कि मियाँ असलम इकबाल यहाँ पे हलफ भी आके ले लें, पहुँच सकते हैं किसी तरीके से भी वो पहुँच सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सियासत अगर देखी आगे जाए, बढ़ रही है, सियासत आगे बढ़ रही है, इमरान खान की सियासत आगे बढ़ रही है, और वो अपनी स्पेस बना रहे हैं। नहीं, इमरान खान की सियासत ज़ाहिर है, सियासत हर बंदा अपनी करता है ना, जिसकी जितनी सियासत होती है। दूसरी बात जो नूरुल्लाह साहब कह रहे थे, सर किसी भी जुर्म की सज़ा महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये आपने गलत क्राइटेरिया सेट किया कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो आज घरों में घूम रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं की वो जेलों में पड़े हुए। ये उर्फत भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मालूमात वो तब मैं इन्हीं से पूछता हूँ यार, वो एक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी थी, पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिल गया है कि वो पार्टी गायब हो गई। उन्होंने इस्तेहकाम हर एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर रिलीफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जमशेद चीमा साहब और उनकी जो मिसेस हैं वो मुसर्रत जमशेद चीमा, वो उसी अदालत में तारीख भुगतने आया करती थी जहाँ पे खाक सार जाया करता था। ठीक है, मैंने कहा मैं ये बात बता दूं, ठीक, ये रिलीफ वाली बात। एक मिनट है जी, सर एक मिनट। सर चौधरी परवेज़ लाई साहब की रिहाई, हमाद अजहर का मंजर आम पे आना, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ वालों का मौलाना फजल रहमान के दर दौलत पे जाना, इसका मतलब है कि सियासत आगे बढ़ रही है, लेकिन इमरान खान माइनस हो चुके हैं। चले हैं जी सियासत आगे बढ़ी, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत आगे नहीं बढ़ रही। साडा भी टाइम हो गया, फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।